अच्छा, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ये वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो डिससेटिस्फेक्शन से। ठीक है, डिससेटिस्फेक्शन चैप्टर में देखिए ये सारा का सारा प्रोसेस किस लिए स्टार्ट करना पड़ा, ये सारा प्रोसेस क्यों करना पड़ा। हुआ क्या कि सब लोग देख रहे हैं आज के टाइम में कि अभी कोरोना सिचुएशन के अंदर में पूरी की पूरी होम्योपैथिक कम्युनिटी जो है वो अपने तरह से या अपने अपने लेवल पे काम कर रही है। लेकिन क्या हो रहा है लास्ट में कि सब लोग एक अपने अपनी मेडिसिन के साथ में आ जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ब्राइनिया जो है वो हमारी प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन है, कोई बोल रहा है कि आर्सेनिक जो है हमारी जीनस एपिडेमिकस है, कोई बोल रहा है कि हमारा जो है कैम्फर जीनस एपिडेमिकस है, जिसके लिए मतलब बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी हो रहा है इन सब चीजों के लिए। ठीक है, लेकिन अपन को सबसे पहले ये सोचना है कि ये जीनस एपिडेमिकस है क्या और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक हम क्या होगा कि अल्टीमेटली सब लोग अलग अलग जीनस एपिडेमिकस निकाल के बैठ जाएंगे और इन दी एंड क्या होगा कि सब लोग आपस में कंफ्यूज होकर आपस में ही उलझ जाएंगे। कि कोई कहेगा, जैसे कि कहीं पे रिसर्च हो रही है, छोटी सी एक रिसर्च है जिसने 4 मेडिसिन 3 मेडिसिन का ग्रुप ले लिया, वो कह रहा है कि हम अपनी मेडिसिन तैयार करेंगे। दूसरा कोई कह रहा है कि थोड़े दिन बाद आ जाएंगे कि नहीं जी आर्सेनिक नहीं थी, ब्राइनिया थी। थोड़े दिन बाद आ जाएंगे कि नहीं ये थी, थोड़े दिन बाद जाएंगे वो थी। लेकिन मेन इशू ये है, मेन बात ये है कि भले ही हम अलग अलग दवाइयों को भी किसी ना किसी लेवल पे अगर हम सिलेक्ट भी करते हैं, तो मेन इशू ये है कि हमारा पूरा का पूरा जो होम्योपैथिक कम्युनिटी है वो कम से कम इस मेथड को, इस तरीके को, इस प्रोसेस को तो सीखे कि मेडिसिन जो है उसको कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसको अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, कब उसको प्रोफाइलेक्टिकली अप्लाई करना है, कब उसको आपने क्यूरेटिवली अप्लाई करना है। यानी कि अलग अलग सिनेरियो में एक ही मेडिसिन अलग अलग तरीके से काम कर सकती है। प्लस उस मेडिसिन का जो हम बोलते हैं कि रोल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट हो सकता है। तो ये जो सारा जीनस एपिडेमिकस वाला जो सेक्शन चल रहा है, ये चल रहा है बेसिकली पैरेलल मेथड पे। प्रोफाइलैक्सिस में जीनस एपिडेमिकस निकालने के लिए बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है पैरेलल मेथड, एक होता है सीरियल मेथड, और एक होता है जिसके अंदर की आप नोजोट्स निकालते हैं। और नोजोट्स को जो है वो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म, जो भी इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म वहां से कोई टिश्यू लिया, पोटेंटाइज किया और आप उसको एज ए उस एपिडेमिक का प्रोफाइलेक्टिक मानने लगते हैं। बट क्या हकीकत में ये जो सारा प्रोसेस है ये हैनीमैन ने ऐसे ही सोचा था जैसा कि होना चाहिए, या फिर कैसे होना चाहिए। अब देखो पैरेलल मेथड में क्या करते हैं, जैसा कि हाल फिलहाल में सब लोगों को प्रोपोगेट हो रखा है, सब लोगों को पता है कि पैरेलल मेथड में क्या करते हैं कि जितने भी सिम्टम्स हमको पता है किसी भी एपिडेमिक के, सपोज कि हमारे पास कोरोना है, कोरोना के हमारे पास में हमें पता है कि उसकी चिल स्टेज होती है, फीवर स्टेज होती है, कोराइजन स्टेज होती है, उसकी न्यूमोनिया स्टेज होती है, और उसकी बहुत सारी आगे फर्दर थ्रोम्बोटिक स्टेजेस भी होती है। तो बहुत सारी स्टेजेस उसके अंदर आ जाती है। बट क्या हमारे को ये सारी की सारी स्टेजेस को मिला करके हम कोई मेडिसिन चुनते हैं, हम कोई मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं, तो क्या वो सफिशिएंटली, या आपको लगता है कि वो पॉजिटिवली एक्ट कर पाएगी? उसका रीजन मैं बताऊंगा कि क्या वजह है। ये पैरेलल मेथड में होता है। पैरेलल मेथड में सारे के सारे सिम्टम्स को कलेक्ट करते हैं और सबको टोटलिटी, रिपर्टरी की टोटलिटी में डालते हैं, सारे सिम्टम्स को डालते हैं, वो 30 हो, 40 हो, 50 हो, जितने भी हो, और फिर ये देखते हैं कि टेंटेटिवली कौन सी मेडिसिन जो है वो सबसे ज्यादा उन सिम्टम्स को कवर कर रही है, और फिर उन मेडिसिन के ग्रुप में से सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा ही सिलेक्शन किया था हमारे आयुष डिपार्टमेंट में, ऐसा ही सिलेक्शन कर रहे हैं बाकी जितने भी जो वेल नोन होम्योपैथ्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अराउंड द वर्ल्ड, चाहे वो कोई भी हो, मतलब हर लेवल पे हर आदमी अपने अपने हिसाब से इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और यही पैटर्न जो है वो सबसे बड़ा डिससैटिस्फैक्टरी फैक्टर है, जिसकी वजह से ये सारा काम हम लोगों को करना पड़ा। इस पैटर्न के अंदर क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में हम बाद में फिर से पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल सीरियल मेथड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
सीरियल मेथड के अंदर क्या होता है कि एक पेशेंट आपके पास आया, आपने उस पेशेंट के सारे सिम्टम्स कलेक्ट किए और जो भी उसकी सिमिलियम थी, जो भी उसकी एट प्रेजेंट सिमिलियम थी, वो आपने उसको प्रिस्क्राइब कर दी। फिर ऐसे किया आपने, वो जो सारे सिम्टम्स रिकॉर्ड थे वो आपके पास एक सेट हो गया। अब ऐसे ही दूसरा तीसरा पेशेंट आया, आपने उन लोगों के भी सिम्टम्स लिए, आपको थोड़ा सा उसके अंदर में कोई हल्का फुल्का ये समझो कि डिफरेंस मिला, आपने उनको सिलेक्ट किया और आपने ये देखा धीरे धीरे करके आपके पास एक लिस्ट बन गई कि हाँ ये वाले जो एपिडेमिक अब आया है, इस एपिडेमिक में ये तरह के सिम्टम्स जो है या ये तरह के जो एक सेट ऑफ सिम्टम्स है वो हमारे को मिलते हैं। बट सीरियल मेथड में क्या होता है कि हम पेशेंट वाइज चलते हैं। पहले हमने एक पेशेंट को देखा, उसको ट्रीट किया, हमने दूसरे पेशेंट को देखा, उसको ट्रीट किया, हमने तीसरे पेशेंट को देखा, उसको ट्रीट किया। करते 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 क्या होगा इन द एंड कि आपके पास एक टेंटेटिव डेटा बन जाएगा, एक लगभग डेटा बन जाएगा जिसमें आपको पता है कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर हमने इस वाली मेडिसिन से, कोई भी वो मेडिसिन हो सकते हैं, इस मेडिसिन से हमने उसके अंदर में सक्सेस पाई। और अगर हमने 10, 12, 15 पेशेंट्स देखे हैं तो उन पेशेंट्स के अंदर 10 में या 8 में जो है वो मैक्सिमम नंबर में ये वाली मेडिसिन जो है वो बहुत सक्सेसफुली उसने ट्रीट किया है, उस सक्सेसफुली उसने उस पेशेंट की प्रॉब्लम्स को फर्दर प्रोग्रेस होने से रोका है। ये होता है सीरियल मेथड। सीरियल मेथड में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो ये कि सीरियल मेथड स्टेज वाइज चलता है, जबकि पैरेलल मेथड में स्टेज वाइज नहीं होता। पैरेलल मेथड में क्या होता है, सारी स्टेजेस को क्लब कर लेते हैं, सारे सिम्टम्स को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उनकी टोटलिटी निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है सीरियल मेथड में कि आप स्टेज वाइज सिलेक्ट करते हो कि दिस स्टेज के लिए ये मेडिसिन है, इस स्टेज के लिए ये मेडिसिन है, और एक थर्ड स्टेज अगर कोई बनती है तो उसके लिए कोई और मेडिसिन। ठीक है, ये वाला जो मेथड है ये हैनिमैनियन मेथड है। इस मेथड पे ऐसा नहीं कि ये कोई मेरा बनाया हुआ मेथड है या इसको मैंने अडॉप्ट किया इसलिए मैं इसका सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, ये इस इंफॉर्मेशन को नहीं। ये जो मेथड है ये सारा का सारा मेथड हैनिमैन ने बनाया। उन्होंने अपने पूरे की पूरे 32-35 इयर्स की लाइफ में पोस्ट होम्योपैथी 1790 के बाद में जब वो होम्योपैथी में आए तो उन्होंने जो सारा का सारा मेथड था वो इसी तरह से काम किया, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि अब इतने सारे लोग फील्ड में आ गए, इतने सारे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं यहाँ पे, वो अपने अपने तरीके से होम्योपैथी को प्रोपगेट कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से होम्योपैथी को बता रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि वो जो हैनिमैन का एक्चुअल मेथड है वो छूट जा रहा है, और उसके छूटने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है कि सब लोग जो है अलग अलग जैसे कहते हैं ना कि अलग अलग डपली और अलग अलग राग, सब लोगों का वो हालत हो चुकी है। हैनिमैन की तरफ से टोटली सब लोग इग्नोर कर चुके हैं चीजों को। अब मैं बताता हूँ आपको हैनिमैन के मेथड। हैनिमैन के मेथड जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोफाइलैक्सिस मेथड। प्रोफाइलैक्सिस मेथड में स्टार्ट होता है हमारा प्रोफाइलैक्सिस द हैनिमैनियन। ओके, ये इस बुक का सेकंड चैप्टर है। मैं आपके साथ में इसको शेयर करता हूँ, पेपर वाइज पेपर है पर मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक जो है ये बात ठीक है। अब हम टॉपिक वाइज चलते हैं। पैरेलल मेथड के लिए हम अलग लेवल पे बात करेंगे, अलग आगे अभी और जो आगे वीडियोस आएंगे और आगे जो सेक्शन होंगे हम उसमें बात करेंगे। हम पहले बात करते हैं सीरियल मेथड, मतलब कि जहां से ये प्रोफाइलैक्सिस का चक्कर स्टार्ट हुआ, जहां से प्रोफाइलैक्सिस सबसे पहले होम्योपैथी में अराइज हुई, क्योंकि हैनिमैन ने की थी सबसे पहले, इसलिए उनकी बात को समझना, उनकी बात को जानना और उनकी बात को फॉलो करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आगे देखा जाएगा कि किसको क्या फॉलो करना है, किसको क्या अच्छा लगता है, बट एट प्रेजेंट जो है हैनिमैन को फॉलो करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ही ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले बात आती है कि हैनिमैन को भी प्रोफाइलैक्सिस की जरूरत क्यों पड़ी। हैनिमैन ने एक आर्टिकल लिखा अपना 1801 में जो कि पब्लिश हुआ था गॉथिक में, जर्मनी के गॉथिक में। आर्टिकल का नाम था क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ स्कारलेट फीवर। पहली बार हैनिमैन ने प्रोफाइलैक्सिस के लिए बात की। उससे पहले उन्होंने ट्रीटमेंट किए थे अलग अलग एपिडेमिक में, छोटे मोटे जो भी एपिडेमिक्स चल रहे थे, लेकिन जो उन्होंने मेन
अपने प्रोफाइलेक्सिस मेथड की स्टार्ट की, वो करी स्कारलेट फीवर, क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ स्कारलेट फीवर में, क्योंकि 1799 में स्कारलेट फीवर ने बहुत बड़े लेवल पे, एक तरह से आप समझो कि बहुत बड़े लेवल पे लोगों को अफेक्ट किया था, लोग बहुत बड़े लेवल पे परेशान हुए थे और बहुत बड़े लेवल पे लोगों की डेथ हुई थी। तो उस टाइम के एपिडेमिक के हिसाब से हैनीमैन ने देखा कि उन्होंने जब वो स्टडी करना चालू किया पेशेंट वाइज पेशेंट, तो उनको ये लगा धीरे धीरे स्टडी करते करते कि बेलाडोना जो है इस इस एपिडेमिक में, स्कारलेट एपिडेमिक में बेलाडोना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली और फ्रीक्वेंटली यूज होती है, प्लस जो उसके प्राइमरी सिम्टम्स थे वो भी बेलाडोना को फॉलो कर रहे थे। तो उन्होंने उसमें लिखा, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये लिखा कि हमें प्रोफाइलेक्सिस की जरूरत ही, तो प्रोफाइलेक्सिस की जरूरत हैनीमैन ने बोला कि हमें प्रोफाइलेक्सिस की जरूरत इसलिए है बिकॉज भले ही मैं जानता हूं कि मेरे पास में एक बेस्ट थेरेप्यूटिक सिस्टम अभी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से मैं बहुत बड़े लेवल पे लोगों की प्रॉब्लम को, लोगों को की सफरिंग को बचा सकता हूं, लेकिन फिर भी हैनीमैन बोलते हैं कि लेकिन फिर भी मैं प्रोफाइलेक्सिस का इसलिए फेवर करता हूं क्योंकि प्रोफाइलेक्सिस मेथड अगर होगा, अगर कोई पोटेंट प्रोफाइलेक्सिस हो सकता होगा, तो वो हर हालत में ना सिर्फ पेशेंट की सफरिंग, वो हर हालत में ना सिर्फ पेशेंट की सफरिंग हटाएगा, बल्कि पेशेंट को डिजीज होने ही नहीं देगा, या अगर डिजीज होती भी है तो उसको बहुत मिनिमम लेवल पे उसको उसका उससे पीछा छुड़ा देगा। तो इस तरह से हैनीमैन ने जो है प्रोफाइलेक्सिस मेथड की स्टार्टिंग की। उनको लगा कि जैसे बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, वही वाली चीज उन्होंने अडॉप्ट की। वो बोले कि मैं जानता हूं कि मेरे पास बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट है, लेकिन फिर भी अगर पेशेंट बच सकता हो तो फिर हमें दिक्कत क्या है उस चीज से, हम पेशेंट को बचा सकते हैं अननेसेसरी सफरिंग से। और ऐसा भी हो सकता है कि ट्रीटमेंट होने के बाद भी बहुत सारे पेशेंट टाइम पे ना आ पाए आपके पास ट्रीटमेंट लेने के लिए, अगर वो टाइम पे आ भी जाते हैं तो किसी ना किसी वजह से उनका ट्रीटमेंट सपोज करो कि सक्सेस ना हो पाए, तो वो उस कैजुअलिटी को बचाना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने प्रिवेंशन मेथड को ऑप्ट किया। अच्छा, प्रिवेंशन जो है हमेशा वो दो तरह से होता है, कहीं पे भी, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, और चाहे वो कहीं पे भी, प्रिवेंशन हमेशा दो तरीके से होता है। पहला तरीका होता है प्रिवेंशन का नॉन मेडिसिनल मेथड, और दूसरा होता है मेडिसिनल मेथड। मेडिसिनल प्रिवेंशन होता है, नॉन मेडिसिनल प्रिवेंशन होता है जो कि हम आजकल फॉलो कर रहे हैं, जिसमें कि आपको एक डिस्टेंस बना के रखना है, आपको मास्क पहनना है, हैंड वॉश करना है, सैनिटाइजेशन करना है, आपको घर, अगर आप बाहर से घर में आते हैं तो आपको हाथ पैरों को धोना है, दिन में कई बार साबुन से अपने हाथ धोने हैं। ये सारा जो मेथड आता है प्रोफाइलेक्सिस का, ये आता है आपका नॉन मेडिसिनल प्रोफाइलेक्सिस। फिर आता है मेडिसिनल प्रोफाइलेक्सिस। मेडिसिनल प्रोफाइलेक्सिस में एलोपैथिक वाले जो है वो उनके पास वैक्सीनेशन वाला मेथड है, उसकी एक अलग ही पूरी कहानी है, उसको हम अलग से बात करें। होम्योपैथी में क्या होता है कि मेडिसिनल जो प्रोफाइलेक्सिस है वो यूज होता है, उसको करने का तरीका एक प्रॉपर, उसका एक पैटर्न है उसको यूज करने का। उसके अंदर में हैनीमैन बोलते हैं कि जो मेडिसिनल प्रोफाइलेक्सिस है वो आपकी वही मेडिसिन कर सकते हैं होम्योपैथिकली जो उस पर्टिकुलर एपिडेमिक में इनिशियल स्टेज ऑफ द इलनेस को क्योर करती है, यानी कि जब पेशेंट इनिशियल स्टेज में है तब। ये सारी स्टेजिंग का जो सारा का सारा सिस्टम है, ये अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बस आप अभी अपने दिमाग में आइडिया डालते जाओ, बातों को डालते जाओ कि एक्चुअली में हम किस बात पे बात करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आती है बात कि सबसे पहले कि होम्योपैथी कोई भी, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी कोई भी प्रिवेंटिव मेथड, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो मेडिसिनल हो, चाहे वो नॉन मेडिसिनल हो, कोई भी प्रिवेंशन मेथड कभी भी 100% डिजीज प्रिवेंशन नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। और अगर कोई इस तरह की बातें करता है, इस तरह के ढिंढोरे पीटता है, इस तरह के अलग अलग लेवल पे प्रचार करता है कि वो 100% हम दवाई देंगे और हमने 5 लाख लोगों को बचा लिया, हमने दवाइयां दी, हमने 100 मेडिसिन दी और हमने 10 लाख लोगों को बचा लिया, आएंगे ये डाटा आप लोगों के सबके सामने आएंगे, अभी आने दो, 2 महीने 4 महीने बीतने दो, 6 महीने बीतने दो,
ये सारे डाटा आएंगे, सब लोग अपने अपने प्रिवेंटिव, अपने अपनी जेनस एपिडेमिकस के ऊपर इतने बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हमने इसको बचा लिया, उसको बचा लिया, 10 लाख लोगों को। लेकिन टेक्निकल बात ये है कि कभी भी कोई भी प्रिवेंटिव मेथड 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा थेरेप्यूटिक प्रोसेस, ट्रीटमेंट का प्रोसेस हमारे को हमेशा रखना पड़ता है और रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन चूंकि अभी फिलहाल के लिए एलोपैथिक सिस्टम ने हाथ खड़े कर दिए हैं, आयुर्वेदिक बहुत ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट अपनी, पता नहीं मुझे कि किस तरह से दिखा रहा है या नहीं दिखा, क्योंकि उनके पूरे सिस्टम से मैं बहुत ज्यादा अवगत हूँ। लेकिन होम्योपैथी में प्रिवेंटिव मेथड को लेके बहुत सारी बातें चल रही हैं, जो कि आखिर में जाके इन दी एंड जाके अगर कोई भी दिमाग वाला आदमी इनसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये सारे के सारे लोग शर्मसार हो जाएंगे। इन लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हम क्या जवाब दें। और आप देखना, अभी ये हम आगे पढ़ेंगे, आप देखना ये क्वेश्चन जब उठेंगे तो आप खुद सोचने पे मजबूर होंगे कि ये बात क्या है, ये जीनस एपिडेमिकस का चक्कर क्या है, इसका लफड़ा क्या है। तो अभी हम बात करते हैं अपने की, सबसे पहले कि हम ये जान लें कि जो मेडिसिनल प्रोफाइलैक्सिस मेथड है उसमें हैनीमैन की क्या राय है। वो हैनीमैन जो है वो उस प्रोफाइलैक्सिस को कैसे करने के लिए उन्होंने बोला, कैसे सबसे पहले वो प्रोफाइलैक्सिस तक आके पहुंचे, और फिर उन्होंने कैसे उस चीज को अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई किया और आगे कैसे बढ़े। तो इसके लिए जो सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं वो है हाउ मेडिसिनल प्रोफाइलैक्सिस कैन बी अचीव्ड बाय होम्योपैथी। तो क्वेश्चन उठता है यहाँ पे सबसे पहले कि हैनीमैन ने कैसे किया होगा प्रोफाइलैक्सिस। तो हैनीमैन बोलते हैं अपने इसी आर्टिकल के क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ स्कारलेट फीवर वाले आर्टिकल में लिखते हैं कि उन्होंने सबसे पहले क्या देखा कि एक लेडी जो कि एक टेलर शॉप पे गई, वहां से उसने एक कपड़ा लिया जो उसने सिलवाने के लिए दिया था, वहां से उसने वो कपड़ा लिया। तो उस टेलर शॉप में क्या होता है कि जो टेलर थी उसने अपने बच्चे को एक चैम्बर में फुला रखा, वो ऑलरेडी स्कारलेट फीवर से अफेक्टेड था, मतलब उसको सीवियर स्कारलेट फीवर ऑलरेडी बच्चे को हो रखा। अब वो लेडी वहां से वो कपड़ा लिया उसने और अपने घर आ गई। घर आने के बाद उसने उस कपड़े को सोफे पे रख दिया, अपने कुछ काम वाम करने लगी। थोड़ी देर बाद उसको नींद आई तो आके वहीं पे सो गई। हफ्ते 10 दिन बाद क्या हुआ कि उस लेडी को सीवियर स्कारलेट फीवर के सिम्टम्स आ गए, जिसके अंदर टिपिकली क्विंसी मतलब सपुरेटेड टॉन्सिलाइटिस हो गई। लेकिन चूंकि वो एडल्ट थी, मतलब मैच्योर लेडी थी, तो स्कारलेट फीवर का जो बेसिकली क्या होता है, स्कारलेट फीवर बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करता है, ज्यादा सीवियरली अफेक्ट। तो चूंकि वो एजेड थी, मैच्योर थी, तो वो धीरे धीरे थोड़े टाइम पे रिकवर हो गई। लेकिन उनके घर में क्या हुआ कि एक लड़की जो 10 साल की थी, वो लड़की थोड़े दिन बाद उस अपनी मदर के इन्फेक्टेड होने के हफ्ते भर बाद सीवियरली इन्फेक्टेड हुई। अब जब वो इन्फेक्टेड हुई तो उसको सिम्टम्स आने लगे। सिम्टम्स के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स की लिस्ट आई जो कि हैनीमैन ने ऑब्जर्व किया, मतलब पर्टिकुलरली ऑब्जर्व किया और उसको नोट डाउन किया और उसके लिए सिमिलर मेडिसिन ढूंढी। उन्होंने देखा कि उस बच्चे को एब्डोमिनल पेन, इचिंग, हेडेक, उसके क्या बोलते हैं रैपिड ब्रीदिंग, मैक्सिलरी ग्लैंड्स की स्वेलिंग, ठीक है, उसको एब्डोमिनल पेन, मतलब कई सारे सिम्टम्स इस तरह के आने लगे। बट हैनीमैन कहते हैं कि ये बात तो ठीक थी कि उसको सिम्टम्स आए, बट अभी तक रैशेस, जो स्कारलेट फीवर में पिक्यूलर रैशेस होते हैं और पिक्यूलर फीवर होता है, वो अभी तक उसको पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ। तो हैनीमैन ने क्या किया कि हैनीमैन ने उन सारे सिम्टम्स को जो एट प्रेजेंट उसके सिम्टम्स थे, उन सारे सिम्टम्स की एक लिस्ट बनाई और अपनी मेटेरिया मेडिका को जाके ढूंढने लगे। उनको पता था, चूंकि उन्होंने प्रूविंग की हुई थी ऑलरेडी, तो उनको पता था कि ये सिम्टम्स बेलाडोना के, तो उन्होंने उस पेशेंट को बेलाडोना, उस बच्ची को बेलाडोना प्रिस्क्राइब की। जैसे ही उन्होंने उसको बेलाडोना प्रिस्क्राइब की तो विद इन 24 to 36 आवर्स वो सिम्टम्स सारे के सारे उसकी बॉडी से चले गए। जैसे ही ऐसा हुआ तो हैनीमैन के दिमाग में एक बात आई कि उन्होंने बोला कि मैंने इस बच्चे के स्कारलेट फीवर को उसकी बिगिनिंग में रोक दिया बेलाडोना से। अगर उन्होंने बोला कि मैंने ये देखा है कि और भी स्कारलेट फीवर के जो पेशेंट्स हैं उन लोगों में फर्दर सिम्टम्स डेवलप होते हैं। फर्दर सिम्टम्स के अंदर में कोमेटोज सिम्टम्स आते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वाले सिम्टम्स आते हैं, नोजिया वॉमिटिंग प्रोमिनेंटली होने वाले सिम्टम्स आते हैं। तो उसके अंदर में उन्होंने देखा कि वहां पर जो कि वो रेगुलरली अपने पेशेंट्स में यूज कर रहे थे, वो उन्होंने देखा कि वहां पे ओपीएम, जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वाले पेशेंट है ओपीएम, नोजिया वॉमिटिंग वाले जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर इपिकार, ये मेडिसिन फ्रीक्वेंटली यूज हो रही है या इन मेडिसिन से वो उन पेशेंट्स को क्योर कर रहे हैं। बट
जो इनिशियल स्टेज थी, जहां पे फीवर से आने से पहले जो सिम्टम्स आए, उन सिम्टम्स के अंदर बेलाडोना इफेक्टिव थी। और हैनीमैन ने ये बोला कि क्योंकि ये मेडिसिन कि इस डिजीज को अपने प्राइमरी स्टेज में ही प्रिवेंट कर सकती है, प्राइमरी स्टेज में ही ठीक कर सकती है। इस बच्चे को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वाली स्टेज में, इस बच्चे को अननेसेसरी नोजिया वॉमिटिंग वाली स्टेज में ले जाने से रोक सकती है। इस वजह से ये जो मेडिसिन है, ये इस बच्चे की ना सिर्फ इस स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में क्यूरेटिव है, बल्कि ये मेडिसिन अगर मैं और लोगों को भी दूं, जिन लोगों को या तो सिम्टम डेवलप नहीं हुए या फिर इनिशियल सिम्टम्स आए हैं, उन लोगों को अगर हम देते हैं तो उन लोगों की डिजीज को यहाँ पे स्टॉप कर देती है। इस वजह से उन्होंने बेलाडोना को प्रोफाइलैक्टिक एक्शन के लिए चुना। ठीक है, तो हैनीमैन के अपने वर्ड्स में बताता हूँ, वो बोलते हैं कि ए रेमेडी दैट इज कैपेबल ऑफ क्विकली चेकिंग ए डिजीज इन इट्स ऑनसेट, इन इट्स ऑनसेट मस्ट बी इट्स प्रिवेंटिव and following occurrences strengthen me in the correctness of this conclusion। वो बोलते हैं कि कोई भी मेडिसिन अगर किसी बीमारी को प्राइमरी स्टेज में चेक कर सकती है, रोक सकती है, तभी वो मेडिसिन प्रिवेंटिव हो सकती है, जिसके लिए जेनेस एपिडेमिस आज बोला जा रहा है। तभी वो प्रिवेंटिव हो सकती है, तभी वो प्रोफाइलैक्टिक हो सकती है, जब वो डिजीज को प्राइमरी स्टेज पे रोक दे। सेकेंड और थर्ड स्टेज के लिए आपको क्यूरेटिव ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने स्कारलेट फीवर में ओपियम और इपिका को चुना हुआ था। इसके बाद उन्होंने रिकन्फर्म किया ये अपना जो आइडिया था। उन्होंने एक और फैमिली देखी, फैमिली बी सी डी, मैंने इसमें नाम लिखे हुए, मतलब इस तरह से फैमिलीज को ग्रुप दिया हुआ है ए बी सी डी, ताकि समझ में आ जाए ये क्या है। अभी आप लोग ये सारी चीजों को सुन लो, समझ लो, फिर आप लोगों को बाद में जब ये सारा का सारा मैटर है, जब ये आपके साथ शेयर होगा या आपको पढ़ने को मिलेगा, तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो उन्होंने ये देखा कि फिर उन्होंने फैमिली बी, फैमिली सी, फैमिली डी, अलग अलग फैमिलीज में इस चीज को फॉलो किया और उन्होंने ये चीज को सही पाया। उन्होंने देखा कि जिस फैमिली में सपोज 5 बच्चे हैं, उन 5 बच्चों में से 3 को ऑलरेडी स्कारलेट फीवर डेवलप हो चुका, लेकिन 2 को प्रीमोनिटरी सिम्टम, 2 लोगों को स्टार्टिंग के सिम्टम्स है, इनिशियल स्टेज के सिम्टम्स है, तो उन्होंने उनको बेलाडोना दिया। लेकिन जिन लोगों को ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका था, उसके लिए उन्होंने लिखा हुआ है पर्टिकुलरली कि उन लोगों को मैंने बेलाडोना नहीं दिया, और अगर मैं बेलाडोना उनको देता तो वो लोग के अंदर में प्रॉब्लम और जनरेट हो जाती ना, या तो बेलाडोना इफेक्टिव नहीं होती, और अगर बेलाडोना देता तो उनको हार्मफुल इफेक्ट होते। इसलिए मैंने उन लोगों को बेलाडोना नहीं दी, उन लोगों का ट्रीटमेंट ओपियम और इपिकाक से किया। बट जिन लोगों को सिम्टम डेवलप नहीं हुए थे, उस घर में, जिस घर में एक बच्चे को ऑलरेडी स्कारलेट फीवर आ चुका, उन लोगों को अगर मैंने बेलाडोना दिया तो उन लोगों के अंदर सिम्टम डेवलप नहीं हुए, और जिनको प्राइमरी इनिशियल स्टेज में सिम्टम डेवलप हुए थे वो 24 टू 36 आवर्स के अंदर चले गए। इस तरह से उन्होंने सबसे पहले 1801 में ये चीज पब्लिश किया। 1799 में उन्होंने काम करा था, 1801 में पब्लिश किया था। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि इनिशियल स्टेज के लिए बेलाडोना और बाकी स्टेज के लिए अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स ओपियम और इपिकाक को यूज करा जाना चाहिए उस प्रोफाइल स्कारलेट फीवर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, 3 स्टेजेस हो गई उनकी। एक स्टेज जो कि इनिशियल स्टेज थी, जिसमें बेलाडोना यूज हुई। सेकंड स्टेज जो कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वाली स्टेज थी, जो कि बहुत सीवियर और डेंजरस स्टेज थी, उसमें हैनीमैन ने ओपियम को यूज किया, सारे पेशेंट्स को बाहर निकाला, ठीक किया। और थर्ड स्टेज थी जहाँ पे बहुत सीवियर वॉमिटिंग नॉजिया चल रहा था, उस वाले पेशेंट्स की स्टेज के लिए उन्होंने इपिकाक को किया। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हैनीमैन ने 1799 में पहली बार प्रोफाइलैक्सिस का यूज किया। 1719 में 9-10 साल पहले उन्होंने होम्योपैथी इन्वेंट की, डिस्कवर की। 1796 में आते आते उन्होंने होम्योपैथी को एक साकार रूप दिया, यानी कि 1796 से 1799 के बीच में सिर्फ 3 साल का गैप था, और उन्होंने प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी फील्ड में रख दिया। अब हम ये सोच सकते हैं या हम ये पूछ सकते हैं, हम ये डाउट उठा सकते हैं कि अभी तो वो इमेच्योर है, उनको तो अभी तक कोई आइडिया ही नहीं है किसी भी चीज का, पहली बार उन्होंने लॉ अप्लाई किया है इस तरह से एपिडेमिक में, पहली बार उन्होंने यूज किया है इस चीज को, तो हम कैसे उनकी बातों को सीरियसली होकर के मान लें। ठीक है, ये बात भी सही है, लेकिन
हैनीमैन, मैंने बोला कि हैनीमैन के जैसा काम होम्योपैथी में आज तक भी ना तो किसी ने किया है और ना ही उतना परफेक्ट और एक्यूरेट किया है। हैनीमैन की एक एक वर्ड, उनके लिटरेचर का एक एक वर्ड अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर किसी को पढ़ना चाहिए और बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर हैनीमैन के वर्क को आप नहीं पढ़ते और आपको लगता है कि आप होम्योपैथी कर लोगे, तो दोस्तों पूरी जिंदगी परेशान रहोगे, डिससेटिस्फाइड रहोगे, इधर से उधर चक्कर काटते रहोगे, बट होम्योपैथी समझ में नहीं आएगी। मैं मानता हूं कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स है ये बहुत शाइनिंग है। ये स्कूल्स एक तरह से आप समझो कि बहुत गहरे अंधेरे में मून की तरह, स्टार्स की तरह, जो आपको एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस तो दे सकते हैं, एक हल्की रोशनी तो दे सकते हैं, लेकिन इस सारे के सारे अंधेरे को अगर आपको भगाना है तो सूरज को अपने अंदर उगाना पड़ेगा। और हैनीमैन को जब तक आप अपने अंदर नहीं उगाओगे, हैनीमैन को जब तक आप अपने अंदर नहीं आने दोगे, तब तक होम्योपैथी की कल्पना करना भी सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है और कुछ भी नहीं है। आप लोग देखना, आप लोग पढ़ना, वापिस से अपनी किताबों में जाना, फिर से पढ़ना, जो मैंने लिखा है सबको पढ़ना, आप खुद जज करना कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो एकदम डिक्टो एट द पॉइंट बात है और उस बात को किस तरह से फॉलो करा जाता है। अब हमारे बात आती है डाउट की। हम डाउट उठाते हैं हैनीमैन पे कि उन्होंने पहली बार प्रोफाइलैक्सिस किया था, क्या पता उनका तरीका गलत हो, क्या पता उन्होंने तुक्का मारा हो, क्या पता वो अपने आप ठीक हो गए, हजारों तरह के सवाल आ सकते हैं। फिर क्या होता है 1801 में हैनीमैन ने ये बात 1799 में हैनीमैन ने ये बात लगभग पूरे जर्मनी में फैला दी। उन्होंने क्या किया, बड़े मजेदार एक तरीका किस्सा बताता हूँ कि उन्होंने क्या किया कि एक पैम्पलेट छापी और पैम्पलेट घर घर में बंटवाई और हर पैम्पलेट के साथ में बेलाडोना की फाइल उस पर चिपका के लोगों के घर में पहुंचाई कि लोग बाग जो है उस पैम्पलेट को पढ़े, उसमें जनरल इंडिकेशंस पढ़े बेलाडोना लेने के और अपने बच्चों को और खुद भी बेलाडोना ले। तो उन्होंने मतलब इस तरह से काम किया वहां पे होम्योपैथी का प्रचार करने के लिए और वो काफी हद तक सक्सेसफुल हुए। फिर क्या हुआ 1801 में सडनली एक और तरह का स्कारलेट फीवर आ गया वहां पे जर्मनी में। अब चूंकि सब लोगों के दिमाग में ये आइडिया चल रहा था कि भाई बेलाडोना स्कारलेट फीवर की प्रिवेंट है, बेलाडोना, तो सब लोगों ने बेलाडोना बच्चों को सबको वापस से अप्लाई करने को दिया। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि बेलाडोना फेल हो जाती है 1801 में। अब सब लोगों ने हैनीमैन पे सवाल उठाना चालू कर दिया कि आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आप तो कह रहे थे होम्योपैथी ये है, होम्योपैथी वो है, होम्योपैथी गॉडली साइंस है और ये तो हमारे साथ आपने धोखा किया। अब हैनीमैन ने क्या किया, उन्होंने वापस से स्टडी की उस 1801 के स्कारलेट फीवर। तो हैनीमैन ने बहुत अपनी एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन से ये पाया कि 1801 का जो स्कारलेट फीवर था वो एक्चुअली में 1799 वाले स्कारलेट फीवर नहीं था। उन्होंने डिफरेंस बताया कि 1799 वाले स्कारलेट फीवर के अंदर रेड रैशेस होते थे, जबकि 1801 में जो स्कारलेट फीवर आया उसकी पर्पल रैशेस होते थे। इसलिए हैनीमैन ने उसका नाम दिया परप्यूरा मिलियरिस, पर्पल की वजह से परप्यूरा मिलियरिस। तो उन्होंने बोला कि ये दोनों डिजीज अलग अलग है और अगर आप मूर्खता की वजह से वापिस से बेलाडोना को इस डिजीज में अप्लाई करोगे तो आप फेल होगे ही, क्योंकि ये आपकी लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन है, होम्योपैथी का कोई कसूर नहीं है। हैनीमैन ने बोला मेरा कोई कसूर। उन्होंने फिर बोला कि फिर उन्होंने वापस से सारे सिम्टम्स ऑब्जर्व किए और उन्होंने बताया कि 1801 में परप्यूरा मिलियरिस मैलिग्नेंट स्कारलेट फीवर जो है उसकी मेडिसिन बेलाडोना नहीं एकोनाइड यूज हो, और प्राइमरी स्टेज के अंदर वही जैसा कॉन्सेप्ट बेलाडोना के साथ था, इनिशियल स्टेज में एकोनाइड यूज होगी और जब एकोनाइड की स्टेज ओवर हो जाती है, पेशेंट आता ही हमारे पास सेकेंडरी स्टेज या थर्ड स्टेज में, तो फिर हमारे को एकोनाइड नहीं देनी है उस पेशेंट को, फिर हमारे को उस पेशेंट को देनी है दवाई कॉफिया क्रूडा, जो कि उन्होंने अपने सिम्टम्स के हिसाब से निकाले थे, और स्पिरिट ऑफ नाइटर, मे बी वो नाइट्रिक एसिड है शायद या स्वीट स्पिरिट ऑफ नाइटर है, मुझे उसका एग्जैक्टली पता नहीं, बट वो नाइट्रिक एसिड जहां तक है। तो उन्होंने बोला कि आपको हर स्टेज के सिम्टम्स को समझना पड़ेगा, हर स्टेज को, हर एपिडेमिक को नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा, हर एपिडेमिक को नई तरीके से सीखना पड़ेगा, उसके बारे में ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और जब आप ऑब्जर्व करोगे तब आप समझ पाओगे कि आपको प्राइमरी स्टेज की कौन सी मेडिसिन देनी है, सेकेंडरी स्टेज की कौन सी मेडिसिन है, और टर्शरी या थर्ड स्टेज की कौन सी मेडिसिन है। इस चीज को उन्होंने फॉलो किया 1799 में, फिर उन्होंने फॉलो किया 1801 में, फिर उन्होंने फॉलो किया 1812 में, जब उन्होंने एपिडेमिक टाइफस के लिए
एपिडेमिक टाइफस के लिए उन्होंने 1812 में फिर से यही प्रयोग किया और वहां पे भी उन्होंने निकाला कि प्राइमरी स्टेज के अंदर, इनिशियल स्टेज के अंदर जो मेडिसिन आएगी वो मेडिसिन होगी ब्राइनिया या रस्टॉक्स, और सेकेंडरी स्टेज और थर्ड स्टेज के लिए जो मेडिसिन आएगी वो मेडिसिन होंगी, डेलीरियम होता है तो हायोसियामस, और अगर लिथार्जी और पैरालाइटिक कंडीशन होती है तो नाइट्रिक एसिड। तो इस तरह से उन्होंने 1801, 1799, 1801, 1812 और उसके बाद वापस से 1831 में कॉलेरा एपिडेमिक में फिर से यही काम किया। उन्होंने फिर से यही चीज अप्लाई की, प्राइमरी स्टेज के लिए कैम्फोरा कोलेरा में, सेकेंडरी स्टेज के लिए आइदर क्यूप्रम और वेरेट्रम। अब आप देखो, मजे की बात मैं आपको बताता हूँ कि हैनीमैन ने अपने 32-35 ईयर की प्रैक्टिस में, होम्योपैथिक में, हो सकता है वो 40-45 साल की प्रैक्टिस हो, उतने सालों की प्रैक्टिस में कम से कम 4 एपिडेमिक देखे। चारों के चारों एपिडेमिक में हैनीमैन ने क्या किया, इनिशियल स्टेज के लिए जो क्यूरेटिव मेडिसिन थी वो प्रोफाइलेक्टिक के लिए चुनी, सेकेंड स्टेज के लिए मेडिसिन थी वो क्यूरेटिव पर्पज से चुनी, थर्ड स्टेज के लिए जो मेडिसिन थी वो फिर क्यूरेटिव पर्पज से चुनी। तो अलग अलग स्टेज के हिसाब से अलग अलग मेडिसिन, ठीक है। लिया ये लिख भी दिया मैंने, 2 क्वेश्चंस बचे थे सारे, ठीक है। अब ये समझाना है ये। एक छोटा सा मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ हैनीमैन की एक्यूरेसी का। 1812 में जब टाइफस फीवर फैला था जर्मनी में, दीपक, तो उसकी डेथ रेट थी। दीपक एक सेकंड होल्ड करूंगा, और शायद कुछ लोगों के माइक जो है वो ऑन है, तो इसलिए बैकग्राउंड कुछ और आवाज आ रहे हैं, तो प्लीज सब लोग अपना माइक जो ऑफ कर दे। सब लोग अपना माइक ऑफ कर लें, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आवाज आ रही है पीछे से, प्लीज। थैंक यू। सो लेट्स कंटिन्यू। 1812 एपिडेमिक टाइफस में क्या हुआ कि रशियन आर्मी जो थी वो जर्मनी में कब्जा जमाए बैठी थी। वो उस टाइम पे युद्ध का माहौल था वहां पे, और उधर से जो है दूसरी साइड से आर्मी आती है दूसरे तरफ की, और उन्होंने भी वहां पे जर्मनी में डेरा डाल दिया। एपिडेमिक टाइफस फैल गया। 2 लाख की आर्मी में से आप यकीन करो कि मुश्किल से 6-7 हजार लोग बचे, जिंदा बचे। 2 लाख की आर्मी में से 6,000 लोगों का जिंदा बचना, सारे के सारे लोग एपिडेमिक टाइफस से कोलैप्स कर गए। अच्छा, एपिडेमिक टाइफस की डेथ रेट थी 27% से लेकर 100% तक। अलग अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ द जर्मनी कहीं पे 100% तक भी डेथ रिकॉर्ड थी। उस समय पे हैनीमैन ने 183 पेशेंट्स एपिडेमिक टाइफस के ट्रीट किए और 0 डेथ के साथ। अब देखो एक्यूरेसी, 0 डेथ, 183 पेशेंट और 0 डेथ, ठीक है। और मेथड वही, इनिशियल स्टेज में अलग मेडिसिन, सेकेंड स्टेज में अलग मेडिसिन, देन अलग मेडिसिन। अच्छा, पूरे टाइम तक उन्होंने अपने पूरे की पूरी लाइफ में हर एपिडेमिक के साथ में इसी तरह से बिहेव किया, ठीक है। अब आप ये अंदाजा लगाओ कि अगर हम इस पैटर्न को फॉलो ना करें हैनीमैन की, और सारी की सारी सिस्टम जो मेडिसिन, जो स्कारलेट फीवर के जितने भी सिम्टम्स हैनीमैन ने रिकॉर्ड किए, आप एक बार खुद से अपने रिपर्टराइजेशन के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बताओ, आप उन सारे सिम्टम्स को डालना अपने रिपर्टरी में, और डालने के बाद आप उन सिम्टम्स से आप देखना कि आप लोगों को क्या रिजल्ट मिलता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी आदमी बेलाडोना पे नहीं पहुंच सकता, कोई भी आदमी ओपीएम तक भी नहीं पहुंच सकता। हर आदमी अपने अपने तरीके से अपने अपने लेवल पे एक नई मेडिसिन निकाल के बैठ जाए। तो आप ये देखो कि आप लोगों को क्या फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, ये सारी की सारी गड़बड़ क्यों पैदा हुई जीनस एपिडेमिकस की? ये सारी की सारी गड़बड़ पैदा हुई पैरेलल मेथड की वजह से। पैरेलल मेथड ने ये एडवर्टाइज कर दिया सारी जगह कि भाई सब लोग सारे सिम्टम्स जो है उनको इकट्ठा कर लो और फिर उसको जो है आप टोटलिटी निकालो, उसमें से जो मेन सिम्टम्स है उसकी टोटलिटी निकालो और आप अप्लाई कर दो। आपके पास जीनस एपिडेमिकस आ गई और उसके बाद आप सब चीजों को क्योर कर सकते हो। आज भी तो यही हो रहा है, हमने एक मेडिसिन निकाल ली है और हम उसको सारी दुनिया में, सारे इंडिया में बांटे जा रहे हैं। कल को जब जवाब देने का नंबर आएगा, जब जवाब मांगेंगे, तब आप पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। खैर, वो बात की बात है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये बात आती है कि पैरेलल मेथड की कंफ्यूजन कहां से स्टार्ट हुई। पैरेलल मेथड की कंफ्यूजन स्टार्ट हुई कि जब भी मैं किसी से भी ये पूछता हूँ कि आप बताइए जीनस एपिडेमिकस के बारे में हैनीमैन ने कहां लिखा है,
तो सब लोगों का तुरंत एकदम से आवाज आती है, आंसर आती है कि उन्होंने सेक्शन 101 एफोरिज्म 100 एफोरिज्म 101 एफोरिज्म 102 में ये सारा का सारा लिखा है। इसके बाद सेक्शन 241 में भी उन्होंने जीनस एपिडेमिकस को अप्लाई करने के लिए लिखा है। ठीक है, पहली बात तो हैनीमैन ने जीनस एपिडेमिकस का कभी अपनी जिंदगी में नाम ही नहीं लिया, तो पहली चीज तो अपने दिमाग से यही बहम निकाल दो कि जीनस एपिडेमिकस होम्योपैथी की कोई देन है। पहली चीज, हैनीमैन ने नहीं कभी बोला, उन्होंने हमेशा होम्योपैथिक प्रोफाइलैक्सिस बोला। ठीक है, अब दूसरी बात, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 101, सेक्शन 100, 101 और 102। तो अगर मैं आपको क्विकली एक बताऊं, आप लोग पढ़ना अपने पास खुद से, कि सेक्शन 100 में उन्होंने सिर्फ इतना बोला हुआ है कि हम लोगों को बीइंग ए होम्योपैथिक फिजिशियन, बीइंग ए अनप्रिजुडिस्ड ऑब्जर्वर, हर एपिडेमिक को नए तरीके से रीड करना है, हर एपिडेमिक को नए तरीके से ऑब्जर्व करना है और नए तरीके से स्टडी करनी है। एफोरिज्म 101 में वो बोलते हैं, 101 और 102 में, जहां से बेसिकली ये सारी की सारी कंफ्यूजन स्टार्ट हुई है, कि वहां पे ये बोलते हैं कि इन द कोर्स ऑफ राइटिंग डाउन द सिम्टम्स ऑफ सेवरल केसेस ऑफ दिस काइंड, कि जब आप, हैनीमैन ने बोला कि आपको क्या करना है किसी भी एपिडेमिक को ऑब्जर्व करने के लिए, कि अलग अलग पेशेंट से सारे सिम्टम्स कलेक्ट करने, और उन सारे सिम्टम्स को कलेक्ट करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि इस एपिडेमिक के अंदर ये सिम्टम्स जो है, वो सपोज कि 50 सिम्टम्स जो है, ये सारे सिम्टम्स हमने इस एपिडेमिक में देखे हैं, और आपको उसके लिए एक सिमिलिमम मेडिसिन निकालनी है और आपको अप्लाई करनी है। अच्छा, हैनीमैन ने ये बात को कैसे देखा? देखो, 32 ईयर की प्रैक्टिस और एक लाइन, आप इसमें कंफ्यूज अगर होगे तो ये ना समझी होगी, और इसी में सब उलझे पड़े हैं। 32 साल की प्रैक्टिस में 4 एपिडेमिक, 0 डेथ रेट, 4 एपिडेमिक 0 डेथ रेट, और फिर उसके बाद में आप बोलते हो कि एक लाइन से हैनीमैन प्रोफाइलैक्सिस मेथड को क्लियर करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मूर्खता है, मिस इंटरप्रिटेशन, एग्जैक्टली टोटली मिस इंटरप्रिटेशन। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, उन्होंने ये बोला कि आपने 102 और 103 में कि भाई आपने सारे के सारे सिम्टम्स कलेक्ट कर लो, और उन सिम्टम्स को कलेक्ट कर लेना, उसके बाद आप उसकी टोटलिटी ढूंढ लेना। जब भी आप किसी एक लेमैन को आप ये बताने जाते हो कि भाई आप लोगों को होम्योपैथी के बारे में समझाओ, तो आप क्या बोलोगे? होम्योपैथी में क्या होता है कि आप सेट ऑफ सिम्टम्स लेते हैं और आप सेट ऑफ सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन लेते हैं, दोनों को मिला लेते हैं, आपकी मेडिसिन प्रिपेयर हो गई, आपके पेशेंट को दे देते हैं। हैनीमैन ने बुक्स लिखी है टॉपिक वाइज नहीं, हैनीमैन ने बुक्स लिखी है पढ़ाने के लिए नहीं। हैनीमैन ने जब जो जैसे ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में, वो उसको रिकॉर्ड करते चलेंगे। तो उनका पूरी की पूरी स्टडी का कुछ सेक्शन इधर पढ़ा हुआ है, कुछ सेक्शन उधर पढ़ा हुआ है, कुछ सेक्शन उधर पढ़ा हुआ है, और जब हमको समझना है तो हम सेक्शन वाइज अगर उसको पकड़ के बैठ जाएंगे तो हम बिल्कुल गलत समझेंगे। हमें उन सब चीजों को, अलग अलग सब चीजों को पकड़ के एक जगह कंबाइन करना है, और कंबाइन करके सबको अपने सामने रखना है, तब हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली में बड़े पर्सपेक्टिव में क्या कह रहे हैं। अब आप देखो, 100 सेक्शन 102 और 103 में उन्होंने जीनस एपिडेमिक्स की बात नहीं की। ये क्यों? 71 में जब सेक्शन 71 स्टार्ट होता है तो हैनीमैन बोलते हैं हमें किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए पहले तो ये जानना जरूरी है कि डिजीज क्या है, डिजीज कैसी है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसकी टाइप क्या है। जब तक हम लोग ये नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे समझ पाएंगे कि बीमारी क्या है, और जब बीमारी नहीं समझ पाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो सेक्शन 71 से सेक्शन 104 तक हैनीमैन ने केस टेकिंग के अलावा सिर्फ डिजीज को समझाया है, डिजीज के बारे में समझाया है। आप पढ़ना सेक्शन 72, उसमें लिखा हुआ है हैनीमैन ने डिफरेंट टाइप ऑफ एक्यूट डिजीजेस, उसके बाद क्रोनिक डिजीजेस, सूडो क्रोनिक डिजीजेस, फॉल्स क्रोनिक डिजीजेस, मियास्मेटिक क्रोनिक डिजीजेस, एपिडेमिक एक्यूट डिजीजेस, इंडिविजुअल एक्यूट डिजीजेस। अब आप खुद सोचो, एक आदमी जो 30 सेक्शन में सिर्फ डिजीज की बात कर रहा है, उसको एपिडेमिक्स की जरूरत, एपिडेमिक्स की, जीनस एपिडेमिक्स की बात करने की जरूरत क्या है? उसको उसके ट्रीटमेंट की बात करने की जरूरत क्या है? नहीं, ये मिस इंटरप्रिटेशन यही हो गया कि हमने बस वो 2 एफोरिज्म पढ़ लिए और हमने ये नहीं पढ़ा कि एक्चुअली में इन 30 एफोरिज्म में हैनीमैन हमको बताना चाह रहे हैं कि भाई डिजीज कैसे आपको पता करनी है कि कौन सी डिजीज है, किस तरह की डिजीज है। एपिडेमिक अगर आया है तो किस तरह का एपिडेमिक, कैसे आप उस एपिडेमिक के सारे सिम्टम्स को इकट्ठा करके समझोगे कि ये सारे सिम्टम्स इस एपिडेमिक के हैं, और
जब 10 साल बाद 20 साल बाद फिर से कोई एपिडेमिक आता है, तब आप कैसे समझोगे, उसी से जो मिलता जुलता हो, तब आप कैसे समझोगे कि ये वाला एपिडेमिक अलग है। क्या किया था उन्होंने, याद करो, 1799 और 81 में सारे सिम्टम्स स्कारलेट फीवर के एक जैसे, मैलिग्नेंट परप्यूरा वाले भी और एक्चुअल स्कारलेट फीवर। डिफरेंस कहां से आया, अलग अलग कलर ऑफ रैशेस की वजह से। तो हैनीमैन ने बोला कि हमारे को इन दो एफोरिज्म में हैनीमैन ने बोला है पैथोग्नोमोनिक सिम्टम के बारे में कि दो बीमारियों को, दो एपिडेमिक को अलग अलग करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पैथोग्नोमोनिक सिम्टम पता होने चाहिए। और पैथोग्नोमोनिक सिम्टम कैसे आएंगी, सारे के सारे जब सिम्टम हमें किसी बीमारी के पता होंगे तब हम उस बीमारी के पैथोग्नोमोनिक सिम्टम्स को समझ सकते हैं दूसरी बीमारी के। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, हम लोग डेली प्रैक्टिस में कोराइजा के पेशेंट देखते हैं, जुकाम के पेशेंट देखते हैं, और अपनी डेली प्रैक्टिस में हम एलर्जिक राइनाइटिस से भी पेशेंट देखते हैं। और मैं 100% इसे कह सकता हूँ कि हर डॉक्टर आराम से एलर्जिक राइनाइटिस और सिंपल कोराइजा में डिफरेंस निकाल लेता है, जबकि दोनों के सिम्टम एक जैसे हैं। दोनों के अंदर जुकाम है, दोनों के अंदर छींके है, दोनों के अंदर नाक से पानी आ रहा है, दोनों के अंदर नाक में खुजली हो रही है, दोनों के अंदर लेक्राइन सिक्रेशंस है, लेकिन एलर्जिक राइनाइटिस इज ए डिफरेंट डिजीज, सिंपल कोराइजा इज ए डिफरेंट डिजीज। इसी तरह से अस्थमा और निमोनिया में आप डिफरेंस कर लेते हो, अस्थमा अलग डिजीज है, निमोनिया अलग डिजीज है। इसी तरह से आप एक्जिमा और सोराइसिस में डिफरेंस कर लेते हो, सब करते हैं ना। क्यों करते हैं, क्योंकि पैथोग्नोमोनिक सिम्टम ऑफ सोराइसिस आर डिफरेंट फ्रॉम पैथोग्नोमोनिक सिम्टम्स ऑफ एक्जिमा। भले ही दोनों स्किन की डिजीज है, भले ही दोनों में खुजली होती है, भले ही दोनों में डिस्कलरेशन होती है, भले ही दोनों एक जैसे से लगते हैं, बट सोराइसिस का पैथोग्नोमोनिक सिम्टम अलग है और एक्जिमा के पैथोग्नोमोनिक सिम्टम्स अलग है। इसी तरह से हैनीमैन ने बोला कि एक एपिडेमिक के सिम्टम्स, पैथोग्नोमोनिक सिम्टम अलग होते हैं और दूसरे के पैथोग्नोमोनिक सिम्टम अलग होते हैं। और पैथोग्नोमोनिक सिम्टम को आप तब जान पाओगे जब आप उस डिजीज के सारे सिम्टम्स अपने सामने रख लो, पहले वाले के भी और दूसरे वाले के भी, और जब आप कंपेयर करोगे तो आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि क्या इस एपिडेमिक में पहले वाले एपिडेमिक से डिफरेंस है। और सेक्शन 102 और 103 में यही उन्होंने बोला है। इसका प्रूफ देता हूं मैं अभी आपको। जब आप सेक्शन 104 पढ़ते हो, जो कि इस 71 से और यहां तक के सेक्शन का एंड है, तो हैनीमैन देखो क्या बोलते हैं। हैनीमैन बोलते हैं कि व्हेन द पिक्चर ऑफ द डिजीज व्हाटएवर बी इट्स काइंड इज वंस एक्यूरेटली स्टेज्ड, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ टास्क इज कंप्लीटेड। यानी कि जो मैंने पिछले 30 एफोरिज्म के अंदर आपको समझाया है, उसको अप्लाई करके जब आप किसी एपिडेमिक या किसी भी बीमारी की कंप्लीट इमेज को समझ लेते हो, इसका मतलब आपका एक बड़ा मेजर पार्ट क्लियर हो गया। उन्होंने ये नहीं बोला यहाँ पे कि आप उसकी मेडिसिन ढूंढ लोगे 104 में, उन्होंने बोला कि आपका सबसे बड़ा पार्ट जब कंप्लीट होगा जब आप वो सारे की सारी डिजीज की जो पिक्चर है वो अपने सामने क्लियर कर लोगे, क्योंकि तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि पहले वाली एपिडेमिक, ये वाला एपिडेमिक बिल्कुल अलग है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर अलग है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर अलग है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर उन्होंने अगर ऐसे बोला तो उन्होंने तो इन सारे एफोरिज्म के अंदर स्पेसिफिक रेमेडी वर्ड यूज किया है, सेक्शन 100 में, सेक्शन 102 में, सेक्शन 103 में, 241 में, कि उन्होंने तो स्पेसिफिक रेमेडी वर्ड यूज किया है पर्टिकुलर डिजीज के लिए। तो और क्या करेंगे आदमी यूज वर्ड, होम्योपैथी में स्पेसिफिक रेमेडी ही अकेला वर्ड है जो सिमिलिमम को नोटिफाई करता है। किसी भी स्टेज के लिए, किसी भी डिजीज के लिए, किसी भी पेशेंट के लिए जो उसकी बेस्ट सिमिलिमम होती है वो उसकी स्पेसिफिक रेमेडी होती है। वो हैनीमैन ने वापस से 151, 147 और 53 में समझाया। उन्होंने बोला कि स्पेसिफिक रेमेडी वो होती है जो किसी भी पेशेंट की मोस्ट सिमिलिमम मेडिसिन होती है। फिर वो बोलते हैं 153 में, 153 में कि स्पेसिफिक रेमेडी में मोस्ट सिमिलिमम का मतलब ये नहीं है कि आप सारे के सारे सिम्टम्स ले लो। मोस्ट सिमिलिमम का मतलब ये है कि उन सारे सिम्टम्स में व्हाट आर द रेयर, अनकॉमन, पिक्यूलियर सिम्टम ऑफ द पेशेंट, जिसके बिहाफ पे आपको वो मेडिसिन चुननी है। और हमारी रेयर, अनकॉमन, पिक्यूलियर को नोटिफाई करने वाली मेडिसिन, सिमिलिमम मेडिसिन ही
उस पेशेंट की जनरल से मिनिमम होती है। तो ये टेक्निकल पार्ट है जो कि उन्होंने वहां से अपने पूरे के पूरे 50 ईयर्स होम्योपैथी की 50 ईयर की प्रैक्टिस में उन्होंने किया और उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया और उन्होंने हम लोगों को अप्लाई करने के लिए बोला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इस तरह की चीजें हमारे होम्योपैथी पार्लेंस के अंदर घूम गई, जिसकी वजह से अब सारे के सारे लोग जो है वो घूमे पड़े हैं। सब लोग जो है अलग अलग स्टेप पे चल रहे हैं। अभी आप ये स्टेप फॉलो हो जाने दो, इन द एंड आप देखना कि ये सारी चीजें जो है कैसे एक ही चीजों को लास्ट में अल्टीमेटली डिनोट करें। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका हैनीमैन वाला पूरा का पूरा सेक्शन कंप्लीट। यानी कि अब एक छोटी सी मैं आपको वो बताता हूँ इन शॉर्ट कि हैनीमैन ने बोला कि प्राइमरी स्टेज हमेशा किसी भी एपिडेमिक के लिए, पहली बात तो एक एपिडेमिक दूसरे एपिडेमिक के जैसा कभी नहीं होता, हर एपिडेमिक अलग अलग होता है। आपको ऑब्जर्व करना है कि किस वाले एपिडेमिक में क्या अलग है। दूसरा, इनिशियल स्टेज की मेडिसिन अलग होती है, सेकेंड स्टेज की मेडिसिन अलग होती है, थर्ड स्टेज की मेडिसिन अलग हो सकती है। इनिशियल स्टेज की मेडिसिन ओनली प्रिवेंटिव और प्रोफाइलेक्टिक हो सकती है। सेकंड और थर्ड स्टेज मेडिसिन जो है वो ना प्रिवेंटिव होती है ना प्रोफाइलेक्टिव, वो सिर्फ क्यूरेटिव। ये बात आपको अपने दिमाग में अच्छी तरह समझ लेनी है, बिठा लेनी है, क्योंकि ये हैनीमैन के वर्ड्स हैं, हैनीमैन की बातें, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ना ही मेरा कोई रत्ती भर भी आइडिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ जरूरी क्वेश्चंस के ऊपर। मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जिनके बारे में आप सब लोग सोचना, और सोचना ही मत, अगर आपको मौका मिले तो पूछना प्रोफाइलेक्सिस के बारे में। देखो प्रोफाइलेक्सिस में क्या होता है, तीन पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी है कि सपोज चलो हमने मान लिया कोई भी है, अभी हमने प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन चुन ली, या अभी कोई भी हमारे पास प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन इस कोरोना के लिए चुनी हुई है। अब आप सबसे पहले देखिए कि पहली पॉसिबिलिटी क्या है कोरोना के अंदर, कि पेशेंट जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है और एसिम्प्टोमेटिक रहता है। इन्फेक्टेड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को क्वारंटीन में रखा जाता है। ठीक है, डॉक्टर ने टेस्ट कर लिया और लैब से रिजल्ट आ गया, वो कोरोना पॉजिटिव आ गया, पेशेंट को आइसोलेट कर दिया, चाहे अपने घर, सॉरी क्वारंटीन में कर दिया, चाहे अपने घर में, चाहे हॉस्पिटल में या क्वारंटीन सेंटर में, कहीं भी। अब आप मुझे बताओ कि ऐसे पेशेंट को अगर आप जो भी प्रोफाइलेक्टिक जीनस एपिडेमिकस हमने अभी चुना है, अगर हम वो उस पेशेंट को देते हैं, उन पूरे के पूरे कैटेगरी को देते हैं, सपोज 100 पेशेंट है, 100 लोग हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव है बट एसिम्प्टोमेटिक है, अगर हमने उन सब लोगों को वो मेडिसिन दी है, तो पहले आप ये बताओ कि इस बात की क्या गारंटी है कि वो आपकी मेडिसिन से इम्यून होंगे। 14 दिन बाद अगर वो एसिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं तो उसकी क्या बात की गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। आपको क्या पता कि वो अपनी नेचुरल इम्यूनिटी से इम्यून हुआ है या फिर वो हमारी मेडिसिन से इम्यून हुआ है? कुछ नहीं पता, पहली बात। दूसरी बात, सपोज करो कि पेशेंट का इम्यून सिस्टम जो है वो ऑप्टिमम इम्यूनिटी लेवल पे है। पेशेंट का इम्यून सिस्टम पहले वाली कंडीशन में क्या था, स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी लेवल है, वायरस बॉडी में है बट वायरस शरीर को परेशान नहीं कर पा रहा और हमारी इम्यूनिटी ने उसको बॉडी से नलीफाई कर दिया। लेकिन साथ ही साथ इस तरह के पेशेंट के अंदर इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाएगी। ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले पेशेंट थे, इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ। सेकंड सिनेरियो, पेशेंट के अंदर सपोज करो कि इन्फेक्शन आया और उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक था, उसकी वजह से उसको कोई भी सिम्टम डेवलप नहीं। क्यों? कि उस वीक सिस्टम में इतनी भी एनर्जी नहीं है कि वो उस वायरस को रिकॉग्नाइज करे जाके कि भाई मेरे अंदर कोई थ्रेट आ गया। वो कहेगा भाई मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरे बस की नहीं है, जो आ गया उसको आने दो, इसकी इच्छा होगी तो मुझे मार लेगा, इसकी इच्छा होगी तो चला जाएगा। ठीक है, ये सेकंड पॉसिबिलिटी है जहां पे इम्यून सिस्टम बिल्कुल लोवेस्ट पे है। वहां पे वायरस आएगा, टेस्ट में पॉजिटिव भी आ सकता है, पेशेंट के अंदर रह भी सकता है और बिना सिम्टम प्रोड्यूस करे वायरस खत्म भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि वो किसी प्लास्टिक बॉटल के ऊपर था या जैसे किसी सरफेस पे था। वो जस्ट आया, ओवर द टाइम अपने आप ही चला गया, उसने ना बॉडी के अंदर इंटरेस्ट दिखाया, ना वो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करके उसने डिजीज पैदा की, और ना बॉडी के अंदर उतनी शक्ति थी कि वो उससे जाके कुछ बात कर सके, कुछ लड़ सके।
या उसके लिए कोई इम्यूनिटी बना सके। क्यों? बॉडी ऐसे लेवल पे उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही, ऑलरेडी वीकेंड इम्यून लेवल पे है। तो क्या होगा उस कंडीशन में? दो सिनेरियो होते हैं, या तो वो इम्यून सिस्टम की वजह से वो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहेगा ही रहेगा क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं है, तो या तो वायरस चला जाएगा थोड़े दिन बाद और थोड़े हो सकता है 2 महीने 4 महीने बाद री इन्फेक्ट हो जाए, या फिर वो वायरस उसको डेडली डिजीज प्रोड्यूस कर देगा तुरंत ही पता चलेगा 2-4 दिन के अंदर पेशेंट की डेथ हो गई कि निमोनिया हुआ था, सडनली पता नहीं क्या हुआ, निमोनिया हुआ, सीवियर शेड, हॉस्पिटल ले जाते थे, पेशेंट मर गया। बहुत सारे केसेस हैं, आप लोग देख लेना, आप लोग स्टडी कर लेना, ऐसे बहुत सारे केसेस भी आ रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉसिबिलिटी बताऊं। थर्ड पॉसिबिलिटी वो पॉसिबिलिटी है जहां पे इम्यून सिस्टम ऑप्टिमम लेवल पे होता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी वो दिखाता हूँ, वीडियो स्लाइड दिखाता हूँ। ये देखो, जहां पे है हमारे पास में 3 तरह के इम्यून सिस्टम हो सकते हैं, स्ट्रॉन्गर वन, ऑप्टिमम इम्यूनिटी जोन, और तीसरा वीकर इम्यूनिटी जोन। ठीक है, ऑप्टिमम इम्यूनिटी जोन में वही कि वायरस बॉडी के अंदर आया, हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि उसने उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको मार के वापस भगा दिया। इस पूरे प्रोसेस में या तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहेगा और या फिर उसको बहुत मामूली से बहुत नेग्लिजिबल सिम्टम यूज होंगे, जिसके बाद की वो चीज अपने आप बॉडी से चली जाएगी। ऐसा बहुत सारे पेशेंट में हो रहा है। ऑप्टिमम इम्यून सिस्टम वाली जो जोन है, उस तरह के जो पेशेंट्स होंगे वो हमारी जीनस एपिडेमिकस लेने के बाद ही सिम्टम डेवलप करेंगे, फाइट करेंगे, और अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हुआ तो फाइट करके रिकवर करेगा। अगर इम्यून सिस्टम ओवर द टाइम जाके वीक हो गया तो पेशेंट की या तो डेथ हो जाएगी और सीवियर कॉम्प्लिकेशन में चला जाएगा। और वीकर इम्यून सिस्टम इसका थर्ड सेक्शन है, जहां पे ऑलरेडी पेशेंट के अंदर वायरस आ गया है, टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, पेशेंट सिम्टोमेटिक है, उसको शुरू में कोई सिम्टम नहीं आए और सडनली 2-3 दिन के अंदर पेशेंट की डेथ हो गई। ये 3 तरह की इम्यूनिटी की पॉसिबिलिटी है हमारे साथ में जो हो सकता है। अब आप कोई भी मुझे ये बताए कि जीनस एपिडेमिकस लेने के बाद जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी जोन वाला जो सेक्शन है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? उसको आप मेडिसिन दो या मेडिसिन मत दो, उसके लिए तो बात बराबर है। ऑप्टिमम जोन वाले के लिए मेडिसिन दोगे, अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई, वो मेडिसिन उसको सूट कर गई, तो उसका इम्यूनिटी जोन ऑप्टिमम से स्ट्रॉन्ग में चला जाएगा, तो वो भी हो सकता है रिकवर कर जाए। लेकिन अगर बिना सिम्टम के रिकवर करा तो आप कैसे ये जज कर पाओगे कि भाई ये हमारी मेडिसिन से इम्यून? इस चीज का कोई जवाब किसी के पास में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस और मैं पूछता हूँ कि वही वाली बात कि हाँ, कि हम लोगों ने, अब हमारे पास एक खबर है कि हमने 10 लाख जीनस एपिडेमिकस बांट दी, हमने 5 लाख एपिडेमिकस बांट दी, और 5 लाख एपिडेमिकस बांटने के बाद हमारे पास एक भी पेशेंट जो है वो पॉजिटिव नहीं आया। ठीक है, अभी तक आपको इस बात की क्या गारंटी है कि पेशेंट अभी तक एक्सपोज हुआ भी है कि नहीं हुआ? आप कैसे ये बात कह सकते हो कि 5 लाख पेशेंट हमारे अभी तक जो है वो इन्फेक्टेड, वो उनके अंदर जो है जीनस एपिडेमिकस ने उन लोगों को बचा लिया? कैसे आप ये बात का दावा कर सकते हो? लॉकडाउन के अंदर 50 दिन से लोग बाग अपने घरों में हैं, लोग बाग एक्सपोज हो ही नहीं रहे, वायरस तक पहुंच ही नहीं रहे, तो हमें कैसे पता कि वो लॉकडाउन की वजह से बचा है कि हमारी मेडिसिन की वजह से बचा हुआ? पहली बात। दूसरी बात,
अगर सपोज कोई पेशेंट एक्सपोज हो भी जाता है तो इस बात की क्या गारंटी है अभी कि वो ऑप्टिमम लेवल के लिए, ऑप्टिमम टाइम के लिए उस बंदे के साथ एक्सपोज हुआ है, या ऑप्टिमम टाइम के लिए उसको जो है वो इन्फेक्शन रिसीव हुआ है। भाई एक टाइम भी तो चाहिए ना एक्सपोजर के लिए। कोरोना वायरस में एक्सपोज होने के लिए आधे घंटे का टाइम चाहिए, कि आप किसी कोरोना पेशेंट के साथ आधे घंटे अगर रहते हो तब आपके चांसेस बढ़ते हैं पॉसिबिलिटी के कि आपको कोरोना हो जाए। लेकिन अगर आप उसके साथ में 2 मिनट 5 मिनट रहते हो और चले जाते हो तो ऐसे थोड़ी है कि वो झपट जाएगा आपके ऊपर में। और अगर एक दो बार सपोज करो कि एक दो बार आप ही, तो उसका भी एक ऑप्टिमम डोज चाहिए होता है, किसी भी इन्फेक्शन की एक ऑप्टिमम डोज चाहिए होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर आके हमको इन्फेक्ट करने लाए। ठीक है। तीसरा, सपोज ए पर्सन पोस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन को कोई डू नॉट डेवलप एनी डिजीज। अगर किसी को आपने होम्योपैथिक मेडिसिन दे दी, पेशेंट को सिम्टम नहीं आए, आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो सिम्टम्स आपकी मेडिसिन से नहीं आए या नेचुरली नहीं आने थे उसको, या फिर उसकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की वजह से आए? ये तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता जब तक सिम्टम ही नहीं आया। चौथी बात, जो हमने तीनों जोन अभी देखे थे, लोअर जोन वाला पेशेंट मान लो आपने उसको जेनेस एपिडेमिकस दी और बाय चांस उसकी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन थी, एट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन थी। ठीक है। उस मेडिसिन ने क्या किया, उसके इम्यून सिस्टम को डेवलप कर दिया, उसके इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर दिया। लेकिन वो ऑप्टिमम जोन में भी जा सकता है और स्ट्रॉन्गर जोन में भी जा सकता है। मतलब लोअर वाला पेशेंट बीच वाले जोन में भी आ सकता है, ऊपर वाले में भी आ सकता है। ऊपर वाले में आ गया अगर फॉर्चुनेटली तो ठीक है, वो बिना ही किसी सिम्टम के चला जाएगा। बीच वाले जोन में आ गया तो आप क्या बोलोगे इस पेशेंट को, ये इम्यून हुआ कि नहीं हुआ? लोअर जोन से इम्यूनिटी हमारी जीनस एपिडेमिकस की वजह से मिडिल जोन में आ गई। पेशेंट मिडिल जोन में आते ही पेशेंट इन्फेक्ट करेगा, पेशेंट सिम्टम डेवलप करेगा। आप क्या बोलोगे कि पेशेंट की इम्यूनिटी इंप्रूव हुई कि नहीं हुई? भाई टेक्निकली अगर इन्फेक्शन आ गया तो नहीं हुई होगी, लेकिन इम्यूनिटी डेवलप हुई है, तभी तो वो लोअर जोन से ऊपर वाली कैटेगरी के अंदर आया है। अगर लोअर जोन से ऊपर कैटेगरी में आया है तो वो उस लेवल पे आ गया जहाँ पे वो फाइट कर सकता है। पहले वो उस कैटेगरी में था, वो फाइट ही नहीं कर सकता, वो बेचारा है। सेकंड वाली डोज में वो आ गया जहाँ पे वो फाइट कर सकता है। इस वाले जोन को आप कैसे कहोगे कि ये नॉन इम्यूनिटी, ये इसकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं है? ये कंफ्यूजन है, ये क्वेश्चंस है, ये आपको पूछने पड़ेंगे, ये आपको समझने पड़ेंगे। आप खुद सोचो कि ऐसा कैसे हो सकता है। पेशेंट डायरेक्टली नीचे वाले जोन से ऊपर वाले जोन में जा सकता है, लेकिन जो बीच वाला जोन है अगर वहां पे आ गया, सिम्टम पैदा हो गए, तब क्या बोलोगे? मेरे लिए तो ये भी इम्यूनिटी है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी लोअर से बेटर हुई। बेटर इम्यूनिटी के बाद में अगर आपके पास थोड़ी सी भी जजमेंट है, आप थोड़ा सा भी अकल लगाओ, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे इसके अंदर बॉडी में एक रिस्पॉन्स पैदा हो गया, सिम्टम्स आने डेवलप हो गए। हमें क्या करना है, इसी मेडिसिन को फर्दर हाई पोटेंसी में देनी है अगर नए सिम्टम नहीं आते, और अगर नए सिम्टम आते हैं तो नई मेडिसिन देनी है। तो आपने लोअर कैटेगरी से अपनी मेडिसिन से ऊपर लिया है पेशेंट को, ऊपर से ऊपर भी तो ले जाना है उसको बचाने के लिए। ऊपर से ऊपर ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंसी के साथ थोड़ा सा एडवांसमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जीनस एपिडेमिकस को मान के बैठे रहोगे, एक दवाई निकाल के बैठे रहोगे, तो आप सोचते रह जाना कि अब क्या करें, अब कैसे करें। भाई आगे भी तो बढ़ना है, थेराप्यूटिक भी तो करनी है। ये थोड़ी कि हम एक बार निकाल के दवाई 4 महीने से और हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, हाँ भाई चलो दवाई बांटो, सब सही हो जाएंगे, सब बच जाएगी। संजीवनी थोड़ी आ गई हमारे हाथ में, एक दवाई तो आई है, उसके बाद भी तो होगा, कहीं और चलना भी तो होगा। ये थोड़ी है कि मैं सब्जी ले आया बन गई, आटा लग लिया हो गया, आगे भी तो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तभी तो आके जाके पेट भरेगा हम लोगों का। ये लोग इस चीज को समझ ही नहीं रहे, बैठे हुए कोई इस तरह से सवालों को नहीं पूछ रहा कि लोअर इम्यूनिटी से अपर इम्यूनिटी में आके सिम्टम डेवलप हो गए तो आप क्या बोलोगे, इम्यून है कि नॉन इम्यून है? मेरे लिए इम्यून हुआ, उसकी इम्यूनिटी डेवलप हुई है। आपको क्या करना है, फर्दर डेवलप करके उसको अपर लेवल पे लेके जाना है। ठीक है। अच्छा, अब देखो मजे की बात, हमारी दवाई देने के बाद पेशेंट की इम्यूनिटी तो सपोज जो लोअर इम्यून सिस्टम था, सपोज उसकी कोई इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई, और हमारी दवाई देने के बाद में उसको नेचुरल इन्फेक्शन आ गया। अब आप कैसे डिसाइड करोगे नेचुरल इन्फेक्शन आया है उसको इस वजह से बीमारी हुई है, या हमारी मेडिसिन से उसकी इम्यूनिटी डेवलप हुई है तब उसको बीमारी हुई है?
देखो इम्यूनिटी के लिए मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। अभी तक जो सब लोगों का आइडिया है ना इम्यूनिटी को लेके कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो बीमारी नहीं आएगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग कर लो बीमारी भागी, ऐसा नहीं है। ये एक मूर्ख बनाने वाली बात है। देखो अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांगर होगी तो हम किसी भी तरह की डिजीज को कैच ही नहीं करेंगे, और अगर कैच कर लिया तो उससे फटाफट इम्यून हो जाएंगे। अगर हमारी इम्यूनिटी वीक होगी तो हम डिजीज कैच नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि हम जाके लड़े। आप खुद सोचो, कोई भी एक छोटी मोटी देश की आर्मी जिसकी कोई कैपेबिलिटी ना हो, उसको अगर कोई कंट्री इन्वेड करती है तो वो कैसे रेजिस्टेंस करेगी, कैसे लड़ेगी? वो तो सरेंडर कर देगी कि आ जाओ भाई साहब हमारी कंट्री को घेर लो। सिर्फ ऑप्टिमम लेवल वाले जो लोग हैं, जो बराबर की टक्कर वाले लोग हैं, फाइट उनमें होती है। अगर आपकी आर्मी लेवल भी स्ट्रांग है और सामने वाले का आर्मी लेवल भी स्ट्रांग है, तब फाइट होगी, तब गोलियां चलेंगी, तब जो है बड़े लेवल पे शोर पैदा होगा। तो हमारे अंदर भी अगर हमारा इम्यून सिस्टम ऑप्टिमम होता है तभी हमारे अंदर बीमारी के सिम्टम्स आते हैं। अगर बीमारी के सिम्टम्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब या तो हम स्ट्रॉन्गर हैं और यहाँ बहुत वीकर है। तो हमारे को ऑप्टिमम, तो जितनी भी दुनिया में बीमारियां हैं वो सब लोगों के ऑप्टिमम इम्यून सिस्टम की वजह से आ रही है, और इस ऑप्टिमम इम्यून सिस्टम को हमें ऊपर लेके जाना है और नीचे वाले को भी ऊपर लेके आना है, ताकि हम ये समझ पाए कि हाँ हमारा पेशेंट इम्यून होता चला जा रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इम्यूनिटी का। ऐसा नहीं है कि भाई हमारी स्ट्रॉन्ग है और हम बच जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ, ऐसा नहीं होगा। अगर हमारा इम्यून सिस्टम वाकई में वर्किंग है, ऑप्टिमम लेवल पे वर्किंग है, तो वो डिजीज कैच करेगा ही, और कैच करके उससे फाइट करेगा। वो अलग बात है कि फाइट के बाद वीक होके डेथ हो जाए या फाइट के बाद स्ट्रॉन्गर होके इम्यून हो जाए, वो एक अलग मैटर है। बट फाइट करना इज ए ओनली साइन कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव है। ठीक है, अच्छा, तो मेन वही वाली बात फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये नीचे जो इम्यून वाले सिस्टम के लोग हैं और जो ऊपर वाले इम्यून सिस्टम वाले लोग हैं, इनको आप जीनस एपिडेमिक देते रहो, इनको कोई ना सिम्टम डेवलप हो रहे ना कुछ हो रहे, आप रिकॉर्ड में अपनी बढ़ाते चले जाओ नंबर कि हाँ भाई हमने सब लोगों को इम्यून कर दिया। वो इम्यून हुए क्या? इम्यून कौन कहलाएंगे? इम्यून कौन होंगे? इम्यून वो लोग होंगे जिनके अंदर प्राइमरी सिम्टम डेवलप हो। सुन लो, इम्यून वो लोग होंगे जिनके अंदर प्राइमरी सिम्टम्स डेवलप हो बट प्रोग्रेस ना करें और पहली की पहली स्टेज में ही डिजीज खत्म हो जाए। हमारी मेडिसिन, प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन जो हम दें, थोड़े से सिम्टम्स, माइल्ड सिम्टम डेवलप हो, पेशेंट को हम मेडिसिन दें और पेशेंट की सिम्टम्स हट जाए, तब पेशेंट इम्यून कहलाएगा, और वो रिकॉर्डिंग कहलाएगी हमारी इम्यूनिटी की परफेक्ट प्रोफाइलेक्सिस। तो मैंने दो टर्म निकाली है, एक है परफेक्ट प्रोफाइलेक्सिस और एक है हाइपोथेटिकल प्रोफाइलेक्सिस। जिन लोगों में भी सिम्टम्स नहीं आ रहे और सिम्टम डेवलप नहीं हो रहे, उन लोगों को जब हम जीनस एपिडेमिकस देते हैं तो वो हाइपोथेटिकल प्रोफाइलेक्सिस है। कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रोफाइलेक्सिस हुए हैं या नहीं। जिन लोगों में सिम्टम्स डेवलप होते हैं, इनिशियल स्टेज के अंदर 1 और 2 डेज के अंदर रिकवर हो जाता है पेशेंट, दैट इज ए परफेक्ट प्रोफाइलेक्सिस, और वो पेशेंट जो है वो कहलाएगा इम्यून। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान रखनी है, एक परफेक्ट प्रोफाइलेक्सिस, एक हाइपोथेटिकल प्रोफाइलेक्सिस। परफेक्ट प्रोफाइलेक्सिस के ऊपर सारे डेटा मेंटेन होने चाहिए, हाइपोथेटिकल प्रोफाइलेक्सिस पे कोई डाटा मेंटेन नहीं होना चाहिए, सिर्फ रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। हम जो बोस्ट कर रहे हैं ना आगे जाके कि हमने 5 लाख लोगों को बचा लिया, 10 लाख लोगों को बचा लिया, 20 लाख लोगों को बचा लेंगे, ये सारी पोस्ट 2 मिनट में रखी रह जाएगी। आप खुद उठा के देखो अपना ये छोटा सा 4 महीने का इतिहास। 500 लोग थे ना जब कोरोना का इन्फेक्टेड, तब भी हम यही दवाइयां बांट रहे थे। 1.5 लाख इन्फेक्टेड हो गए हैं, अब भी यही दवाई बांट रहे हैं। कैसे हो गए 500 से 1.5 लाख? कौन जवाब देगा आपके प्रोफाइलेक्सिस का? कौन जवाब देगा आपकी प्रोफाइलेक्सिस की इफेक्टिवनेस का? आप सोचो, इन बातों को समझो। हाइपोथेटिकल प्रोफाइलेक्सिस चल रही है बाजार में, वो इम्यून कर भी सकती है, नहीं कर सकती, कोई आइडिया नहीं। परफेक्ट प्रोफाइलेक्सिस वो होगी जो इनिशियल स्टेज पैदा होने के बाद, माइल्डर सिम्टम पैदा होने के बाद दी जाएगी, पेशेंट को निमोनिया में डेवलप होने से रोकेगी, वो परफेक्ट प्रोफाइलेक्सिस होगी। अभी मैं आगे स्टेजिंग पे आऊंगा कोरोना की, तब सब समझ जाओगे कि मैं कहाँ परफेक्ट प्रोफाइलेक्सिस की बात कर रहा हूँ और कहाँ हाइपोथेटिकल प्रोफाइलेक्सिस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हम इससे आगे चलते हैं। तो हम आगे चलते चलते इसमें 2 चीजों का ध्यान रखते हैं।
दो इंपॉर्टेंट बातों को आप समझ लो, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे कोरोना से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक है लॉ ऑफ सप्रेशन। हैनीमैन ने इसको बोला था आइडिया ऑफ सप्रेशन, मैं इसको बोलता हूँ लॉ ऑफ सप्रेशन। क्यों? हैनीमैन ने ये ऑब्जर्व किया कि डिजीज जो है हमारी हमेशा वो लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ जाती है। एग्रीड? सब लोग एग्रीड होंगे। ये हैनीमैन की टर्म है, मेरी तो नहीं है, कि डिजीज हमेशा लेसर इंपॉर्टेंट ऑर्गन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन, मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ ट्रेवल करती है। आउटर से इनवर्ड, लोअर से अपर और आउटर से डीपर, लीस्ट इंपॉर्टेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन पे ट्रैवल करती है। ये हैनीमैन का आइडिया था, ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी। मैं इसको बोलता हूं ये आइडिया नहीं है, ये लॉ है, और इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ सप्रेशन। जब भी डिजीज, हमेशा डिजीज हमारे लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन पे आती है और फिर वो प्रोग्रेस करते करते धीरे धीरे अंदर जाती है। अगर हम उसको सप्रेस करते जाए, अगर हम उसको चेक ना करें, अगर उसको रोके ना, ठीक है, ये लॉ ऑफ सप्रेशन अभी समझ लो, आगे कोरोना में काम आएगा। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ सप्रेशन। इस लॉ ऑफ सप्रेशन का एक खास बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि लॉ ऑफ सप्रेशन में हमेशा जो सुपरफिशियल ऑर्गन की डिजीज है वो डीपर ऑर्गन की डिजीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जैसे जैसे आपकी बॉडी के अंदर सुपरफिशियल सिम्टम्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे, डीपर ऑर्गन्स जो है वो डिजीज फ्री रहेंगे और लीस्ट सिम्टम डेवलप करेंगे। जैसे जैसे आपके सुपरफिशियल ऑर्गन के अंदर कमी आती जाएगी सिम्टम्स की, मेडिसिन सप्रेस होती जाएगी, आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन के सिम्टम बढ़ते चले जाएंगे। समझ गए? लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन के सिम्टोमेटोलॉजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीपर ऑर्गन की पैथोलॉजी। जो सिम्टम डीपर ऑर्गन के डेवलप हो गए तो आपके सुपरफिशियल ऑर्गन के सिम्टम गायब हो जाएंगे, और अगर सुपरफिशियल ऑर्गन के सिम्टम है तो डीपर के नहीं रहेंगे। यही तो होता है। ध्यान करो, हैनीमैन ने क्या बोला कि जब आप देखते हो किसी एपिलेप्टिक पेशेंट को जो कि स्किन डिजीज सप्रेशन के बाद आया है, तो जब उसके स्किन को आप सप्रेस कर दोगे तो एपिलेप्सी पीक पे पहुंच जाएगी, और जब आप उसकी एपिलेप्सी को ठीक करोगे तो स्किन इरप्शन पीक पे आ जाएगी। यही बोला था ना, उल्टा होता है ना। लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे उसके सिम्टम घटते जाएंगे वैसे वैसे उसके सिम्टम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इस बात को अभी याद रखना, ये आगे काम आएगी कोरोना की स्टेज में, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। सेकेंड बात जो आपको याद रखनी है वो है वन साइडेड डिजीज। वन साइडेड डिजीज के बारे में हैनीमैन ने कहाँ पे बोला है? वन साइडेड के बारे में बोला है सेक्शन 172 से 184। उसमें क्या होता है, जनरली सब लोग बोलते हैं कि वन साइडेड डिजीज जो है वो होती है हमारी क्रोनिक डिजीज के लिए ना, क्रोनिक के लिए भी होती है, एक्यूट के लिए भी होते हैं। हमें थीम देखना है, थीम क्या होती है। अगर हम थीम फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो मैं वही बोल रहा हूँ बार बार कि हैनीमैन ने कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया हमें, हैनीमैन ने सब कुछ रख दिया हमारे आगे। किसी टॉपिक के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो चुनना हमारा काम है। कोरोना के लिए, एपिडेमिक मेथड के लिए, प्रोफाइलेक्सिस के लिए ये सारे टॉपिक्स हमें चाहिए। जब हम इन सब चीजों को इकट्ठा कर लेंगे, समझ लेंगे, तब आप देखना कि कैसे ये सारी की सारी डिजीज का पैटर्न आपके सामने आ जाएगा। वन साइडेड डिजीज में हैनीमैन ने क्या बोला कि हमारे पास वन साइडेड डिजीज वहां पे अप्लाई करते हैं हम जहां पे हमारे को ये नहीं पता कि पेशेंट को पूरी की पूरी इमेज के सिम्टम्स हमारे सामने क्या है, हमको ये नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, एट प्रेजेंट जो भी हमारे पास सिम्टम है हम उसके ऊपर बेस्ट सिमिलम जो है उसको दे देंगे। अब क्या होता है, उस बेस्ट सिमिलम के अंदर देने से 50% चांस तो है कि पेशेंट ठीक हो जाए। मान लो तुक्का साइड बैठ गया, नहीं बैठता, तो वो जो बेस्ट सिमिलम मेडिसिन है वो यूज होगी पार्शियल सिमिलम की तरह, और पेशेंट के कुछ सिम्टम चले जाएंगे और नए सिम्टम डेवलप हो जाएंगे। जब वो नए सिम्टम डेवलप होंगे तो जो पुराने में से बचे सिम्टम्स है वो प्लस नए सिम्टम्स है वो, इन दोनों को मिला लो और एक नई टोटलिटी बना। इस नई टोटलिटी को के लिए फिर एक मेडिसिन ढूंढो, फिर वो मेडिसिन दो,
अब इसमें से कुछ सिम्टम जाएंगे और आगे से नए सिम्टम डेवलप होंगे, फिर इन दोनों को मैच करो। ये वन साइडेड डिजीज में है ना, याद ना हो तो पढ़ लेना, 172 172 से 184 के बीच में लिखा हुआ है। ये ऐसे है कि पहले डिजीज के सिम्टम गए, मतलब आपने पहली मेडिसिन दी, कुछ सिम्टम गए, कुछ नए आए, दोनों को मिला दिया। हम सोचेंगे कि हमने पार्शियल सिमिलिमम मेडिसिन दी थी इसलिए गड़बड़ हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। हैनवेन बोलते हैं उसके अंदर वो डिजीज के अंदर वो सिम्टम पैदा होने ही थे। हमारी कोई गलती नहीं है कि हमने पार्शियल सिमिलिमम दी, हमारे पास तो वही बेस्ट सिमिलिमम थी उस टाइम पे, क्योंकि उसके सिम्टम ही छुपे हुए हैं सारे के सारे। ऐसे ही कोरोना में है, सारे सिम्टम अभी छुपे हुए हैं। एक पेशेंट में सारे सिम्टम छुपे होते हैं, कुछ सिम्टम्स हमारे सामने होते हैं, उनको लेकर के हमें मेडिसिन देनी होती है, फिर हमें पीछे वाले सिम्टम्स क्लियर होते हैं और फिर हमें एक नई इमेज बनानी होती है। अभी आगे चलेंगे सब समझ जाओगे। अभी फिलहाल ये समझो कि वन साइडेड डिजीज को ठीक करने का तरीका क्या होता है कि पुराने सिम्टम जो बचे हैं वो प्लस नए सिम्टम जो पैदा हुए हैं वो, इनको प्लस करो, आगे बढ़ जाओ। नया सिम्टम ढूंढो, फिर उसको दो, कुछ जो सिम्टम बचे उसको ले लो और नए वाले सिम्टम्स आए उनको ले लो, फिर प्लग करो। ऐसे करते रहो जब तक कि क्योर कंप्लीट ना हो जाए। ये वन साइडेड मेथड है, ये भी अप्लाई हुआ कोरोना में। अभी आप देखो कैसे हो। अब हम बात करते हैं कोरोना बीमारी, ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक फेज तो सबको पता है कि एसिम्प्टोमेटिक है, पेशेंट कैरियर है, उसके अंदर आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ गया, उसको क्वारंटीन कर दिया, कोई सिम्टम डेवलप नहीं हुआ, हमारा कोई काम नहीं है यहाँ पे, हमारा कोई काम नहीं है। होम्योपैथी का काम हमेशा स्टार्ट होगा जब सिम्टम डेवलप होंगे, यानी आइसोलेशन वाले पेशेंट में। जो लोग आइसोलेट करे जा रहे हैं, सिम्टम्स पैदा होने के बाद क्वारंटीन से उठा के आइसोलेट किए जा रहे हैं, उनके ऊपर ही होम्योपैथी का काम होगा और वहीं से स्टार्ट होगा और आगे बढ़ेगा, उसके अलावा नहीं होगा कहीं पे भी। तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट की तो हम बात ही नहीं करते। अब हम बात करते हैं सिम्प्टोमेटिक पेशेंट। होता क्या है सिम्प्टोमेटिक? सबसे पहले सब लोग ये बताओ कि ये जो कोरोना वायरस है कोविड-19, SARS-CoV-2 भी बोलते हैं इसको, जो SARS-CoV से आया 2002 में फैला था ना, बर्ड फ्लू, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से बीमारी, उसी का भाई है। तो सबसे पहली बात ये देखो कि ये जो वायरस है ये कौन सा वायरस है, कहाँ पे अफेक्ट करने वाला वायरस? दिस इज ए रेस्पिरेटरी वायरस, जो कि हमारी श्वास प्रणाली का को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसका बेसिक नेचर ही है। तो ये जो है ये है हमारा रेस्पिरेटरी वायरस। रेस्पिरेटरी वायरस की हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से होती है? अब देखो कैसे लॉ ऑफ सप्रेशन अप्लाई होगा, नोज से। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मोस्ट सुपरफिशियल ऑर्गन कौन सा है? हमारी नोज है कि नहीं? लंग्स है? नहीं, हमारी नोज। पहला जो मोस्ट सुपरफिशियल ऑर्गन है वो है नोज। तो जो भी सिम्टम्स आएंगे कोरोना के, सबसे पहले वो आएंगे नोज से रिलेटेड, यानी कोराइजा, जुकाम, बुखार, बॉडी पेन, ड्राई कफ, थ्रोट इरिटेशन, थ्रोट की प्रॉब्लम्स, यही आ रहे हैं। अर्थरेल्जिया, बॉडी पेन, ठंड लगना, चिल्स, ये सारी सिम्टम आ रहे हैं ना। इसके अलग तो कुछ नहीं आ रहा। पूरी दुनिया की ट्रीटी उठा के देखना, पूरी दुनिया की जितने भी आर्टिकल्स हैं सब कुछ उठा के देखना, दीज आर द प्राइमरी सिम्टम। कब पैदा होते हैं ये? एक्सपोजर होने से 14 दिन के अंदर। अगर सिम्टम पैदा होंगे, सिम्टम डेवलप होने होंगे किसी पेशेंट को, तो एक्सपोज होने से 14 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि वो इसीलिए उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिम्टम कहां से अराइज होंगे? हमारी नोज से। अब लॉ ऑफ सप्रेशन का मजा देखो। अब क्या है, कोई भी बताएगा, कोई भी थोड़ा सा आइडिया लगाएगा, सबको होगा। क्या होता है? जैसे ही पेशेंट को जुकाम लगा वो भागेगा किसी के पास? एलोपैथिक डॉक्टर के पास। साहब मुझे जुकाम लग गया, बुखार हो गया, बॉडी पेन हो गया, लाओ मेरी दवाई निकालो। क्या ट्रीटमेंट होगा? पैरासीटामोल, सिट्राजिन, एंटी एलर्जिक, विक्स वेपोरब, विक्स एक्शन 500 और एक और दवाई चली है ना नई, अभी क्या नाम से है, चलो जो भी हो, ये ट्रीटमेंट दिया। अब आपने क्या किया? जैसे ये ट्रीटमेंट किया, पेशेंट का कोराइजा सिम्टम गए तक, ठीक है। अभी तक क्या होता था? देखो अभी से पहले, कोरोना के आने से पहले, सब लोग अपनी क्लिनिक पे रहते हैं, सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, सब लोग ऑब्जर्व करते हैं। जब भी किसी पेशेंट का आप जुकाम सप्रेस कर दोगे,
तो पेशेंट आपके पास क्या प्रॉब्लम लेके आता है, अरे सर मेरा सिर भारी हो गया, मेरी नाक बंद हो गई, मेरे सिर में वो हो रहा है, मेरे से आवाज, उसकी आवाज हो जाएगी नेजल टोन, कान बंद हो गए, ये सारे सिम्टम्स लेके आता है। ये काहे के सिम्टम होते हैं? ये साइनोसाइटिस के सिम्टम होते हैं। पेशेंट ने सिम्टम्स, जुकाम को बंद करा, नेजल डिस्चार्ज को रोका, साइनस डेवलप हो गया। कुछ लोगों को साइनस की जगह ब्रोंकाइटिस डेवलप हो जाती है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, खांसी स्टार्ट हो जाती है। अक्सर बच्चों को देखते हो अपनी क्लिनिक पे, आज के टाइम पे तुम्हारी क्लिनिक पे 100 में से 70 ऐसे ही बच्चे आएंगे। और होम्योपैथी तो इस बात के लिए ही फेमस है कि वो एलोपैथी के साइड इफेक्ट कराती है। तो मेरे पास तो, और हर किसी के पास में जुकाम था जी, हमने अपने बच्चे को ये मेडिसिन दी, वो तगड़े डॉक्टर ने दी थी लिख के, अब जी इसकी खांसी नहीं जा रही, अब जी ये तो इसके नाक बंद हो गई जी, इसके तो आंखों पे चश्मा चढ़ गया जी, साइनस हो गया जी, अब ट्रीटमेंट करो। ठीक है जी, करेंगे, हम तो अपने लेवल से करेंगे उसका ट्रीटमेंट। अभी तक क्यों? ये क्या हो रहा था? ये थे वीक वायरस, जो बेचारे नोज से आपने दबा दिए, कुट पिट के चले गए, आपकी ब्रोंकाइटिस कर दी, साइनोसाइटिस कर दी, 10 दिन 15 दिन 20 दिन खांसी का सिरप, ये सिरप वो सिरप ले लुआ के आपने जैसे तैसे ठीक कर दिया। ठीक है, ये आ गए भाई साहब कोरोना। कोरोना ने क्या किया? आप इसको नोज से और जुकाम वाली स्टेज से दबा के देखो, ये आपके अंदर निमोनिया पैदा करेगा, करेगा? यही तो हो रहा है, यही हो रहा है ना। आपने नोज से दबाओ, ये निमोनिया पैदा करेगा। आप निमोनिया का ट्रीटमेंट करो, ये आपके लंग फेल कर देगा। फिर क्या बोलोगे? अरे पेशेंट डेथ कर गया पल्मोनरी फाइब्रोसिस से, अरे पेशेंट के लंग्स के अंदर थ्रोम्बोसिस हो गई थी, अरे जी फलाना हो गया था, अरे जी ढिमका हो गया था। यही नहीं है, मल्टी ऑर्गन फेलियर कर सकता है, किसी भी ऑर्गन में जाके इन्फेक्ट कर सकती है ये बीमारी, किसी भी ऑर्गन को इन्फेक्ट कर सकती है ये वायरस, क्योंकि इसका नेचर खतरनाक है। ये इस तरह का वायरस है कि आप इसको नोज से सप्रेस करोगी, ये लंग्स में जाएगा, लंग्स से हटाओगी और किडनी पकड़ लेगा, किडनी नहीं तो हार्ट पकड़ लेगा, हार्ट को छोड़ो तो आप ब्रेन पकड़ लेगा, ये पकड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वायरस है। पहले वाले वायरस जैसा नहीं है कि खांसी वासी करी, साइनोसाइटिस करी, चलो जी बात बन गई है। अब तुम खुद सोचो, एक छोटी सी बात, पूरा का पूरा एलोपैथिक समाज 4 महीने से क्यों क्लिनिक बंद करके बैठा है? क्यों? कि पेशेंट इनकी क्लिनिक पे आए, पेशेंट बोले साहब मुझे दवाई दे दो, क्या दोगे? पैरासीटामोल, एंटीसिट्राजिन, एंटी एलर्जिक। उसको पता है मैंने इसको दे दी, आईसीयू में पहुंच जाएगा, अभी निमोनिया डेवलप हो जाएगा सप्रेस होते 2 दिन के अंदर अंदर। तो और अगर नहीं दी तो ये कल को आके मेरी गदर पकड़ेगा जब इसका बुखार नहीं उतरेगा 2 दिन कि साहब आपने पैरासीटामोल क्यों नहीं दी। और अगर अब मैं नहीं दूंगा तो एक केमिस्ट से जाके खरीद लेगा पैरासीटामोल, नाम बदनामी मेरी होगी। इन्फेक्टेड में होऊंगा वो अलग, मरीजों से गालियां खाऊंगा वो अलग, मरीज को आईसीयू में पहुंचा दूंगा वो अलग, और मैं तब भी कुछ नहीं कर पाऊंगा वो अलग। टोटल सिस्टम फेलियर हो गया एलोपैथी का, एक्सपोज हो गई एलोपैथी यहाँ पे। और आप देखना जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, अच्छी तरह सारी चीजें पता चल जाएगी। और ये लोग अभी ये 2-4 महीने की बात नहीं है, लॉकडाउन के बाद सरकारों को इन्हें जबरदस्ती फोर्स करना पड़ेगा क्लिनिक पे आने के लिए। और अगर ये क्लिनिक पे आ गए तो ये और ज्यादा कबाड़ मचाएंगे, क्योंकि बिना दवाई दिए रहेंगे नहीं, और दवाई देने के बाद ये पेशेंट को निमोनिया में पहुंचा के मानेंगे। आप कितने भी लेवल पे लगा लो, जो फॉर्चुनेट लोग हैं वो बच जाएंगे, बाकी सारे के सारे वहां पहुंच जाएंगे। पूरा का पूरा सेक्शन लिखा हुआ है इसके ऊपर, मैंने एक सप्रेशन के चैप्टर के नाम से इस बुक में, वो आगे बात करेंगे फिर कभी उसके लिए डिटेल में, अभी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो प्राइमरी सिम्टम क्या होते हैं सोरा के? इनिशियल स्टेज सिम्टम याद करो, हैनीमैन के इनिशियल स्टेज सिम्टम क्या थे? एब्डोमिनल पेन और रैशेज और फलाना ढिमका। यहाँ पे प्राइमरी सिम्टम कोरोइजा के प्रोड्यूस होंगे, हर किसी को जुकाम के सिम्टम प्रोड्यूस होंगे, फीवर, ड्राई कफ, वीकनेस, बॉडी पेन, कोराइजा, नेजल डिस्चार्ज, कंजेशन ऑफ आईज, हेडेक, चिल्स, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, लॉस ऑफ टेस्ट, ये सिम्टम डेवलप होते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, ये प्राइमरली डेवलप होते हैं। ये सिम्टम रहते हैं 3 से 7 दिन तक, ठीक है, समझ गए? ये सिम्टम रहते हैं 3 से 7 दिन तक। अगर आप इन सिम्टम के साथ छेड़खानी करोगे तो हो सकता है 2 दिन तक ही रहे। अगर आप इन सिम्टम में अननेसेसरी एलोपैथिक दवाइयां दोगे तो हो सकता है सिम्टम 1 ही दिन रहे, लेकिन स्टार्टिंग यहीं से होगी, क्योंकि दिस इज ए रेस्पिरेटरी वायरस।
रेस्पिरेटरी के लोवेस्ट ऑर्गन से ही स्टार्ट करेगा। और ये वायरस की हमारे ऊपर दया नहीं है कि वो लोअर ऑर्गन से स्टार्ट कर रहा है, ये हमारे इम्यून सिस्टम की हम पे दया है कि वो इस वायरस को बॉडी में आने के बाद जब सिम्टम डेवलप होंगे तो उसको रिफ्लेक्ट करके सीधे नोज पे लेके जाएगा और कहेगा कि भाई तुझे सिम्टम डेवलप करने को नोज से स्टार्ट करेगा, सीधे लंग्स में नहीं आएगा। ये मैं नहीं कह रहा। अच्छा, लोग सोचते हैं कि ये सब बातें हवा में चल रही है, ये सब बातें तुक्के में हो रही हैं। मैं नहीं कह रहा ये बात, ये इन लोगों की जर्नल्स कह रहे हैं, ये इन लोगों की किताबें कह रही हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक जर्नल है, बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल वर्ल्ड में, मतलब 2 जर्नल चलती हैं, एक अमेरिकन है और इंग्लैंड में। तो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन NEJM के नाम से जो है ये पब्लिश होती है, ठीक है। सब लोग उनकी वेबसाइट पे जाके पढ़ना। उसके अंदर एक आर्टिकल है माइल्ड और मॉडरेट कोविड-19 जो कि 3 मई को प्रिंट हुआ, ठीक है। अरे किसकी आवाज है, ठीक है। न्यू इंग्लैंड मेडिसिन ऑफ जर्नल जो है उसका 3 मई का आर्टिकल है, माइल्ड एंड मॉडरेट कोविड। वो बोलते हैं कि पेशेंट को प्राइमरी सिम्टम जो डेवलप होते हैं 3 से 7 दिन के बाद, उसके बाद पेशेंट को सेकेंडरी सिम्टम डेवलप होता है डिस्निया, सांस लेने में भारीपन। यानी अब कोराइजा, अब आपका वायरस यहाँ से निकल के आपके नाक से निकल के आपके लंग्स में आ गया, तो डिस्निया डेवलप होता है। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। किसी ने 3 दिन, किसी ने 5 दिन, किसी ने 7 दिन, किसी ने 10 दिन बोला है। टेंटेटिव अगर आप एक मीडियन एज निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि 5 दिन से 7 दिन के अंदर जुकाम के बाद डिस्निया डेवलप होता है, ठीक है। ये उस जर्नल का लिखा है। हम लोग तो पहले से ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ से डिजीज नोज से प्रोपेगेट होगी, आप सप्रेस करोगे तो लंग्स में जाएगी। वो लोगों ने अब ये मानना चालू किया है, और भी है बहुत सारी बातें, और मानेंगे उसको। तो यहाँ से जाके क्या होता है कि डेवलप होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले, चलो पहले हम फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, इनिशियल स्टेज, ठीक है। इनिशियल स्टेज में सारे के सारे लोगों ने, मैंने बहुत सारे लोगों को ना कोराइजा के लिए, सब लोगों के क्वेश्चन थे कि सर ये तो बहुत कॉमन से सिम्टम है, इन सिम्टम के ऊपर हम कोई भी मेडिसिन कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। लेकिन अभी तो हमारे पास यही सिम्टम है। जब हमारे सामने पेशेंट होगा सिम्टोमेटिक, तब हम उस पेशेंट के अंदर इन्हीं सिम्टम्स की मॉडिफिकेशन करेंगे। किस बेस पे? कौन से स्केल है हमारे पास मॉडिफिकेशन करने के लिए? LSMCED ये स्केल है, LSMCED। लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटी, कॉन्कोमिटेंट, एक्सटेंशन, डिस्चार्जेस। ये स्केल है। ये 5-6 वैरायटी है जिसके ऊपर हम उस पेशेंट के सारे सिम्टम जो है वो कलेक्ट करेंगे और मॉडिफाई करेंगे कि भाई वीकनेस है तो किस लेवल की है, माइल्ड वीकनेस है, सीवियर वीकनेस है, प्रोस्ट्रेटेड ही हो गया, पेशेंट उठ ही नहीं पा रहा बिस्तर से। बुखार है तो बुखार किस लेवल का है, माइल्ड टेम्परेचर है, मीडियम टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है। बुखार है तो थर्स्ट है कि नहीं है, रेस्टलेस है कि नहीं है। बुखार है तो पेशेंट को कौन से टाइम पे आ रहा है। चिल्स है तो पैरों से स्टार्ट होकर ऊपर आ रही है, हाथों से स्टार्ट होकर नीचे जा रही है, यानी कि मॉडिफिकेशन है। अलग 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 मॉडिफिकेशन है। ये सब आपको करने पड़ेंगे जब आप एक्चुअल पेशेंट देखोगे। लेकिन जब तक हमारे पास पेशेंट नहीं है तब तक हमें इन सिम्टम्स के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आप देखो, जब मैं टोटलिटी बनाता हूं, जब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं सब लोगों के सामने कि ये देखो, जब मैं टोटलिटी बनाता हूं इन सारे सिम्टम्स को मिला के, देखो ये वही सिम्टम्स है जो मैंने अभी आपको बताए हैं, बिल्कुल जनरल सिम्टम है। इनके अंदर कोई भी सिम्टम्स के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं, क्योंकि अभी तक हमारे पास पेशेंट ही नहीं है तो हम मॉडिफिकेशन की बात कैसे करेंगे। लेकिन जो है उस पर तो बनाए, आगे के आगे देखेंगे। इस सिम्टम्स में अगर हम टोटलिटी बनाते हैं तो हमारे पास नक्स, पल्स, आर्सेनिक, ब्राइनिया, कैलकेरिया,
स्पाइजेलिया, बेलाडोना, मर्सोल, सल्फर, ये मेडिसिन आती है, ठीक है। ये बिना थ्रोट सिम्टम लिए बनाए गए। अब मैं आपको एक छोटी सी बात, थ्रोट सिम्टम यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि थ्रोट सिम्टम्स जो है ना वो रिफ्लेक्टरी सिम्टम्स है, यानी आपको जुकाम होता है, आपको पोस्ट नेजल डिस्चार्ज होता है, उसकी वजह से, उस डिस्चार्ज की वजह से गले में इरिटेशन होती है, ये गले का इन्फेक्शन नहीं है, ये सोर थ्रोट एज सच सोर थ्रोट नहीं है जो टॉन्सिलाइटिस में होता है, ये जुकाम की पोस्ट नेजल डिस्चार्ज की वजह से हुई गले की प्रॉब्लम है। तो आप इसमें गले के सिम्टम्स हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वायरस गले को इन्फेक्ट नहीं कर रहा, वायरस नोज को इन्फेक्ट कर रहा है, गला तो रिफ्लेक्टेड आ रहा है। फिर भी अगर आप लेना भी चाहो थ्रोट के सिम्टम, तो मैंने आगे थ्रोट के सिम्टम्स भी लिए हुए हैं, तो अगर आप थ्रोट के सिम्टम भी लेना चाहो तो भी ले लेना, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा टोटलिटी में, मेडिसिन वही आएंगी घूम फिर के, नक्स, पल्स, ब्राइनिया, बेलाडोना, आर्सेनिक, मर्सोल, सल्फर, ठीक है, लगभग मतलब वही मेडिसिन आएगी। अच्छा, इसी टोटलिटी को आप कंप्लीट रिपर्टरी में जाओगे, सेम टोटलिटी है, सेम मेडिसिन का ग्रुप आएगा। फिर आप इसको लेके बोगर बीबीसीआर में चले जाओ, सेम मेडिसिन का ग्रुप आएगा। फाटक रिपर्टरी में चले जाओ, सब हमारे ग्रुप को याद होगा अच्छी तरह, हमारे ग्रुप को याद होगा अच्छी तरह कि मैंने सब लोगों को वर्कआउट करने के लिए दिया था कि भाई देखो, और मजे की बात देखो, सब लोगों के एक ही तरह की मेडिसिन आई। क्यों? क्योंकि किसी ने भी निमोनिया स्टेज के सिम्टम नहीं लिए, हर किसी ने सिर्फ कोराइजा स्टेज के सिम्टम लिए, और यही बात है कि इनिशियल स्टेज है कोराइजा, पहले उसको देखना है। जब कोराइजा का पेश, जब हमारा ट्रीटमेंट कोराइजा में फेल हो जाए और निमोनिया में चला जाए, तब निमोनिया की बात करेंगे, तब पेशेंट के निमोनिया के सिम्टम्स देखेंगे। जैसे मैंने बोला था लॉ ऑफ सप्रेशन में कि जब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारा अफेक्ट होगा तो लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन के सिम्टम गायब हो जाएंगे। जब नमूनिया पैदा होगा, नमूनिया डेवलप होगा, तो फिर कोराइजा के सिम्टम नहीं रहेंगे, बॉडी में चेंज हो जाएंगे, वो भी पता हुआ कैसे चेंज होगा। और अगर कोराइजा रहेगा तो जब तक कोराइजा रहेगा तब तक निमोनिया डेवलप नहीं होगा। डिस्निया तक मैक्सिमम हो सकता है कोराइजा स्टेट में, लेकिन डिस्निया भी थोड़ी बहुत ही बात है, वो अभी उसके अंदर निमोनिया डेवलप नहीं हुआ। तो ये बात आपको ध्यान से समझनी है कि जब तक पेशेंट की कोराइजा स्टेट है, कोराइजा स्टेट की मेडिसिन ही इनिशियल स्टेज की मेडिसिन है, वो कोराइजा स्टेज की मेडिसिन ही प्रोफाइलेक्टिक है, और वही कोराइजा की क्यूरेटिव, मतलब फर्स्ट स्टेज कोराइजा की है, जिसको मैंने नाम दिया स्टेज ऑफ कोराइजा। कोराइजा स्टेज की मेडिसिन ही प्रोफाइलेक्टिक काम आएगी, और बाकी स्टेजेस की मेडिसिन सिर्फ क्यूरेटिव काम आएगी। ये बात समझनी है, क्योंकि यही बात हैनीमैन ने की थी और यही बात हमें फॉलो करनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छी तरह। तो इसके अंदर हमारे पास आता है एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन। उन ग्रुप ऑफ मेडिसिन को आप ले लो और आप अपने अपने हिसाब से उनका मॉडिफिकेशन करो, पेशेंट्स के अंदर चेक करो, 8-10 मेडिसिन आ गई, उन मेडिसिन को कंफर्म करो। वो मेडिसिन में से कोई ना कोई मेडिसिन आती है तो बेस्ट है, क्योंकि हमारी जो मेहनत है वो लगभग सक्सेस हो रही है। सपोज कि कोई और भी मेडिसिन आती है, हो सकता है अलग अलग एनवायरनमेंट है, अलग अलग पॉपुलेशन है, अलग अलग सिनेरियोज हैं, कई तरह की चीजें हैं जिसमें अलग अलग मेडिसिन भी आ सकते हो। जो आपके यहाँ पे, याद रखो, जो आपके यहाँ पे कोराइजा स्टेट की मोस्ट कॉमन मेडिसिन है, जो सबसे ज्यादा कोराइजा पेशेंट ट्रीट कर रही है, वो मेडिसिन ही इस कोरोना के प्रिवेंशन में और क्यूरेटिव प्राइमरी स्टेज के क्योर में काम आने वाली है, जो कि उस पेशेंट को कोरोना से निमोनिया में ले जाने से रोकेगी। ठीक है, अच्छा, अब होम्योपैथिक रिजल्ट हमारे सामने आ गया, वही 5-6 मेडिसिन आ गई, नक्सोमिका, ब्राइनिया, सल्फर, नक्सोमिका, ब्राइनिया, आर्सेनिक, बेलाडोना, मर्सोल, XYZ ये। अब सपोज करो कि पेशेंट यहाँ पे मान लो किसी तरह से ठीक नहीं हो, पेशेंट लेट आया हमारे पास, पेशेंट निमोनिया कोराइजा स्टेट ऑलरेडी चली गई, तो उसको डिस्निया डेवलप होने लगता है। जैसे ही पेशेंट को डिस्निया डेवलप हो, इसका मतलब हमारी मेडिसिन या फिर ऑलरेडी उसकी नेचुरल डिजीज बढ़ गई है, हमारी मेडिसिन ने काम नहीं किया, पहली स्टेज पे रोका नहीं, और पेशेंट की बीमारी बढ़ के प्रोग्रेस करेगी। जब पेशेंट की बीमारी बढ़ के प्रोग्रेस करेगी तब डेवलप होगा उसको निमोनिया, जो कि कोराइजा के 7 दिन बाद, 6 से 7 दिन, 5 से 7 दिन बाद डेवलप होता है। निमोनिया स्टेज के लिए अलग मेडिसिन है। अब मैं बताता हूँ कैसे, कि जब आप निमोनिया स्टेज में जाओगे तो आप निमोनिया स्टेज के सिम्टम्स डालोगे,
निमोनिया स्टेज के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? डिस्निया, ब्रीथलेसनेस, कफ। देखो कोराइजा स्टेट के अंदर जो कफ थी, खांसी थी, वो होती थी सिर्फ गले से। अब वो कफ डीपर कफ होगी। पेशेंट खुद एक्सपीरियंस करके तुम्हें बोलेगा कि मुझे डीपर कफ इन्वॉल्व होती है, अंदर से खांसी आ रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, मसल्स में पेन हो रहा है खांसते टाइम, ठीक है। उसकी रैपिड ब्रीदिंग चालू हो जाएगी, सांस तेज तेज चलने लगी, एक्सपेक्टोरेशन आने लगेगा। आ भी सकता है, वो बहुत ज्यादा भी आ सकता है, कम भी, लेकिन एक्सपेक्टोरेशन, और कैसा? ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन आने लगी। इसके अलावा याद है पहली स्टेज के अंदर चिल थी पेशेंट को, ये चिल सबसाइड होके राइगर में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब शेकिंग होने लगी थी पेशेंट, जैसे मलेरिया की चिल होती है ना, शेकिंग होती है, ऐसे। तो कोराइजा के सेट ऑफ सिम्टम अलग है, निमोनिया का सेट ऑफ सिम्टम अलग है। जब आप इस निमोनिया के सेट ऑफ सिम्टम को डालोगे रिपर्टरी के अंदर, तो आपको एक लगभग एक अलग सेट ऑफ सिम्टम मेडिसिन निकल के आएंगी। उन सेट ऑफ सिम्टम्स को जब आप डालते हो तो आपके सामने फिर मेडिसिन आती है दूसरी स्टेज के अंदर। फॉस्फोरस, लाइकोपोडियम, कालिकार, ब्राइनिया, इपिका, एंटिमटार्ट, साइलेशिया, हिपरसल, पल्सेटिला, ये नेक्स्ट ग्रुप आएगा जब आप निमोनिया के सिम्टम्स लोगे। अब निमोनिया के सिम्टम की जो मेडिसिन है ये, और कोराइजा के सिम्टम्स की मेडिसिन है ये। आप मुझे बताओ ये दोनों कैसे कोराइजा और निमोनिया एक होंगे? पैरेलल मेथड वाले तो बोलेंगे जी हमारे पास सारे सिम्टम को इकट्ठा कर लो। कैसे कर लो? जब निमोनिया है तो कोराइजा नहीं है, जब कोराइजा था तो निमोनिया नहीं था, किस ब्याह पे कर लेंगे? जब निमोनिया आया तो चिल कन्वर्ट होकर राइगर में आ गई। कैसे चिल ले लेंगे रूब्रिक में? अब तो राइगर लेना पड़ेगा ना, अब तो हमें निमोनिया को देखना पड़ेगा। कोराइजा अगर पेशेंट को थोड़ा मोड़ा फील भी हो रहा है तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि अब उससे बड़ी सीवियर कंडीशन हमारे सामने आ गई। तो अब हमारा फोकस निमोनिया को ट्रीट करने पे होगा, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम मार खाएंगे। हम फिर वही, ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि एक ही मेडिसिन सारी स्टेजेस को कवर कर लेगी। फिर तो बस हम एक ही मेडिसिन लेके बैठ जाते हर बीमारी के लिए, फिर तो हमें कोई और दवाई पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। फिर क्या फायदा इतनी बड़ी मेडिकल? ऐसे नहीं होगा। निमोनिया के लिए अलग आएगा। निमोनिया में भी अब मैं तुम्हें बताता हूँ, निमोनिया के अंदर भी दो स्टेजेस होती है, एक होती है क्लिनिकल स्टेज और एक होती है आईसीयू स्टेज, जिसको मैंने डिवाइड किया है। मतलब माइल्ड मॉडरेट एक होती है और सीवियर स्टेज एक होती है। माइल्ड मॉडरेट स्टेज जो होती है वहां पे ये मेडिसिन काम आ रही है, जहां पर की माइल्ड मॉडरेट निमोनिया के सिम्टम्स हैं। लेकिन जब सीवियर निमोनिया के सिम्टम्स आ जाएंगे ना, तब क्या डेवलप हो जाएगा? तब पेशेंट के अंदर ऐड हो जाएगा साइनोसिस। क्यों? सीवियर निमोनिया में पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा, पेशेंट को प्रोड्यूस हो जाएगी साइनोसिस, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, रेस्पिरेशन रेट तेज हो जाएगा। यहाँ पे रेस्पिरेशन रेट का 30 से कम, सीवियर निमोनिया में 30 से ज्यादा। बीपी सीवियर निमोनिया में लो होता चला जाएगा, साइनोसिस डेवलप होने लग जाएगा। अब आप सोचो, आप इस निमोनिया की टोटलिटी में करना, ये सब मैं दूंगा सबको करने के लिए, निमोनिया की टोटलिटी में साइनोसिस रूब्रिक जोड़ोगे ना, तो पता है क्या मेडिसिन निकल के आएगी? मैं बताता हूँ, देखो। डिजिटैलिस, कार्बोवेजिटैलिस, लॉरोसिरेसिस, ओपियम, वेरेट्रम एल्बम, लेकेसिस, फॉस्फोरस। अब बताओ कहाँ निमोनिया की, कहाँ कोराइजा की स्टेट की मेडिसिन हमारे पास? नक्सोमिका, ब्राइनिया, आर्सेनिक, रस्टॉक्स। कहाँ निमोनिया के लिए हमारी मेडिसिन? फॉस्फोरस, कालिकार, लाइकोपोडियम। कहाँ सीवियर निमोनिया के लिए? डिजिटैलिस, ओपियम। कैसे आप इस चीजों को सबको इकट्ठा कर लोगे? अगर आप हैनीमैन को नहीं फॉलो करोगे तो गड़बड़ करोगे। अब आप इकट्ठा करके देखो, सारे रूब्रिक डाल के देखो, एक ही जगह पे पता चल जाएगा कि कोई मेडिसिन कहीं पे आती है आपकी सिमिलर मेडिसिन की नहीं आती। आर्सेनिक तो सीवियर स्टेज आती ही खत्म हो गई कोराइजा में, और माइल्ड निमोनिया में थी आर्सेनिक, पर साइनोसिस आती खत्म आर्सेनिक। कैसे डेवलप करोगे? ये जो टोटलिटी है, ये सिर्फ मैं आप लोगों को एक आइडिया देकर के बता रहा हूं कि ऐसा होएगा और ऐसा होता है कि निमोनिया के स्टेज में माइल्ड निमोनिया और सीवियर निमोनिया की अलग अलग मेडिसिन आएगी। और आपको एट प्रेजेंट अब आपको क्या करना है? वन साइडेड डिजीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है कि जब कोराइजा वाला और निमोनिया वाले सिम्टम्स
लड़ रहे हो आने के लिए, डिस्निया डेवलप हो, कोराइजा के पेशेंट में डिस्निया डेवलप हो गया, ब्रीदिंग ज्यादा हो गई, कफ डीप हो गई, तो आपको कोराइजा के सिम्टम अपने आप हटने लगेंगे पेशेंट के, तो आप इस सारे को इकट्ठा कर लेते। किसको? निमोनिया के नए सिम्टम और कोराइजा स्टेट के बचे सिम्टम्स, जो बच जाए वहां से, फीवर बचेगा वहां से उसको, और निमोनिया के नए सिम्टम, तब एक टोटलिटी बनेगी। उस टोटलिटी पे अगली मेडिसिन का चुनाव होगा। वो मेडिसिन क्यूरेटिव होगी, प्रोफाइलेक्टिक नहीं होगी। प्रोफाइलेक्टिक सिर्फ कोराइजा स्टेट की मेडिसिन होगी। ये चीजें आप लोगों को ढंग से समझ लेनी चाहिए, अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करनी चाहिए। मैंने क्लिनिकल और सीवियर स्टेज को अभी अलग अलग रखा है, और सीवियर स्टेज के लिए मैं फिर से आपको और उसकी कॉम्प्लिकेटरी स्टेज की बात करूंगा, जहां पे और फिर से अलग अलग दवाइयां आएंगी, वो मैं बात करूंगा बाद में, क्योंकि जब वो कॉम्प्लिकेशन वाला सारा चैप्टर लूंगा। अभी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अपनी, क्योंकि आईसीयू में तो हम लोगों को अलाउ नहीं करा कोई भी जाना, ना कोई ट्रीटमेंट अलाउ करेगा जाने के, ना कोई ऑब्जर्व करने देगा, ना ही ट्रीटमेंट करने देगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको आईसीयू वाले पार्ट को हटा रहा हूँ। लेकिन निमोनिया में, मतलब कोरोना में, हमें 3 स्टेजेस ध्यान रखनी है। एक है प्राइमरी कोराइजा स्टेट, एक है सेकेंडरी निमोनिया, माइल्डर निमोनिया स्टेट, और एक है सीवियर निमोनिया स्टेट। इन तीनों स्टेज को ध्यान रखना है। इन तीनों स्टेजेस को अलग अलग पेशेंट में अलग अलग ट्रीट करना है, और ये देखना है कि कौन सी स्टेज में मैक्सिमम एक ही मेडिसिन रिपीट हो रही है। जैसे कोराइजा स्टेज में सपोज करो कि 100 पेशेंट में से 80 पेशेंट को रस्टॉक्स आ जाती है, सपोज करो, तो वो रस्टॉक्स तुम्हारे एरिया की प्रोफाइलेक्सिस काउंट होगी। अगर किसी के एरिया में आर्सेनिक आती है तो आर्सेनिक काउंट होगी। मैक्सिमम पेशेंट में जो मेडिसिन कोराइजा स्टेट को रोक रही है निमोनिया में जाने से, वो मेडिसिन ही प्रोफाइलेक्टिक होगी। उसके अलावा सारी मेडिसिन क्यूरेटिव होगी। और अगर कोई जबरदस्ती अप्लाई करेगा तो उसकी गलती होगी, कभी भी उसका असेसमेंट सही से नहीं कर पाएगा, और नहीं करना है। क्यों? कि अगर हैंडीमैन को मानना है, हैंडीमैन को फॉलो करना है, रिजल्ट लेने हैं, तो आपकी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, पूरे होम्योपैथी वर्ल्ड की मजबूरी है हैंडीमैन की बात को सुनना, अप्लाई करना और मानना। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। पैरेलल मेथड सिर्फ भ्रम है, सिर्फ दिखावा है। अपने अपने जो लर्निंग सेंटर्स हैं उसको प्रमोट करने के लिए नई नई मेडिसिनों पे नाम निकालने का तरीका है, और कुछ नहीं है। कुछ हाथ नहीं आएगा इन लोगों के। ये आप आज लिख लेना, या कल लिख लेना, और ये आप आगे देख लेना। पूरे एपिडेमिक में सब कुछ भी निकल जाएगा, लेकिन किसी के कुछ हाथ, सिर्फ ये पॉइंट ही काम आएंगे कि कोराइजा स्टेट को अलग ट्रीट करो, उसी की मेडिसिन प्रिवेंटिव होगी, प्रोफाइलेक्टिक होगी। निमोनिया, माइल्ड निमोनिया को ठीक करो, सीवियर निमोनिया को ठीक करो, और फिर ऐसे ही कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करो। कॉम्प्लिकेशन के लिए अलग से मैं आऊंगा दोबारा से, तब मैं सारा चीजें समझाऊंगा कि कॉम्प्लिकेशन में कैसे 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 आपको ट्रीट करना है। ये आइडिया हैंडीमैन का है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ हैंडीमैन की सारी चीजों को इकट्ठा करके, कंपाइल करके तुम सब लोगों के सामने रखा है। मानो ना मानो ये सब तुम्हारे ऊपर है, अप्लाई करना तुम्हारे ऊपर है, उसको यूज करना तुम्हारे ऊपर है। लेकिन ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी कि आप सोचो कि सबको इकट्ठा कर ले और फिर चले जाए जी लड़ने जंग में, हमें पता ही नहीं चलेगा किससे लड़ना है। ठीक है, ये तो हुई यहां तक की बात। अब मैं आपको एक छोटी सी एक वो बताता हूँ बात, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में फाइनली मैं अपनी मेडिसिन बताऊंगा जो मेरे लिए मोस्ट टेंटेटिव प्रोफाइलेक्टिक है। कि चलो मैं वैसे डायरेक्टली बता देता हूँ। देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है इस कोरोना बीमारी में, जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, कि अगर आप इसमें एलोपैथिक मेडिसिन यूज करोगे तो कोरोना की स्टेज सीवियर से सीवियर होती चली जाएगी। ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या प्रोपेगेंडा तैयार किया। इवन ये सिर्फ पैरासीटामोल और प्राइमरी स्टेज की बात नहीं है, ये लेटर स्टेज की भी बात है। अगर कोई पेशेंट बीपी की दवाइयां ले रहा है, हार्ट की दवाइयां ले रहा है, डायबिटीज की दवाइयां ले रहा है, और उसको कोरोना हो गया, अब अगर आप उसको ये दवाइयां कंटिन्यू करोगे ना तो उसका कोरोना सीवियर हो जाएगा। तो अब ये डॉक्टर पूरी की पूरी एलोपैथिक मेडिकल साइंस है कि ये प्रॉब्लम आ गई कि एक तो कोरोना, ऊपर से जो बेचारे पहले से बीमार है उनकी हमें वो दवाइयां भी बंद करनी पड़ेगी। तो हम कैसे काम चलाएंगे? अगर दवाइयां दी तो भी सीवियर में जाएगा, अगर नहीं देंगे तो हो सकता है उनकी पुरानी प्रॉब्लम रहे, क्योंकि उनको अभी ये पता नहीं है कि प्री एक्जिस्टिंग डिजीज और एपिडेमिक डिजीज का क्या कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं बताऊंगा आपको बाद में। तो क्या है कि उन लोगों के सामने समस्या क्रिएट हो गई
तो इसलिए अभी एट प्रेजेंट हर मोर्चे पे एलोपैथी फेल हो गई है। वो प्राइमरी चीज को भी नहीं रोक सकती, सेकेंडरी चीज को भी नहीं रोक सकती और आगे भी नहीं रोक सकती, उल्टा जो दवाइयां दे रहे हैं वो बीमारियों को बढ़ा रही है। इसलिए उन्होंने क्या तरीका अपनाया, देखो बड़े मजे की बात है, उन्होंने देखा कि भाई पैरासीटामोल से बुखार मत उतारो, क्विनीन से उतारो, हाइड्रोक्लोरोक्विन से उतारो। यही कर रहे हैं ना कि हाइड्रोक्लोरोक्विन से उतारो जी, पैरासीटामोल मत दो। प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है जुकाम का वो मत करो, पैरासीटामोल की जगह हाइड्रोक्लोरोक्विन दो। हाइड्रोक्लोरोक्विन दी, डिजीज फिर से सीवियर हो गई, वो भी फेल हो गया उनका ट्रीटमेंट। उन्होंने बोला नई चीज को बंद कर दो, एड्स वाली दवाइयां देनी चालू करो, वो एंटीवायरल है, उससे बात बन जाएगी। एंटीवायरल दवाई दी, वही काम हो गया वहां पे भी, वो भी बंद करनी पड़ी। अब क्या किया जी, एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन दो, एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन दी, सेम काम हो गया। फाइनली क्या कर रहे हैं अब कि भैया विटामिन सी दो, विटामिन डी दो, बस मेडिसिन मत दो, कुछ भी दो, चौक दो, मिट्टी दो, पर मेडिसिन मत दो। अगर मेडिसिन दे दी तो पेशेंट सीवियर हो जाएगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा, ये सारी की सारी बातें जो है ये रिकॉर्डेड है इनके अपने जर्नल में, सारे के सारे चीजें मैं आपके सामने लाऊंगा, खोलूंगा, ये इनके अपने जर्नल में रिकॉर्डेड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी किसी भी पेशेंट को आप लोगों के कोराइजा होता है तो उसको बोलो कि प्राइमरी एलोपैथिक ट्रीटमेंट बिल्कुल ना ले, बिल्कुल ना ले, ना विक्स तक ना लगाए, उसको हटा दे, सिर्फ रेस्ट करो, स्टीम लो, और अगर पॉसिबल हो तो अपने आसपास किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को ढूंढो जो कि कोराइजा को वहीं पे ठीक कर सके, उसको निमोनिया में प्रोग्रेस होने से रोके। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे हिसाब से, पर अपने हिसाब, हालांकि मैं ये बताना नहीं चाहता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये बता दूंगा तो शायद लोगों की ये जो थीम है ना सारी, ये गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे को पता है बहुत सारे लोग जो है वो इस बात के लिए इंटरेस्टेड है कि भाई कोई मेडिसिन बता। तो देखो एक चीज बताता हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ थोड़ी सी, आप देखना। कि हमारी जो पर्सनल टोटलिटी आई है, जो हमने कोराइजा स्टेज की टोटलिटी देखी थी, उस कोराइजा स्टेज की टोटलिटी के अंदर आपकी मेडिसिन आई थी नक्सोमिका, आर्सेनिक, ब्राइनिया, मर्कसोल, स्पाइजेलिया, कैलकिरेटा, सल्फर, ये मेडिसिन आई थी ना उस प्राइमरी ग्रुप में, जिसमें भी मैंने वो भेजा, सब में लगभग यही मेडिसिन है। उसमें से नक्सोमिका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आती है। ठीक है, तो मैं नक्सोमिका के ऊपर इसलिए भरोसा कर रहा हूं एज ए प्रोफाइलेक्टिक फॉर दी कोराइजा स्टेज। फिर से बोल रहा हूं, एज ए प्रिवेंटिव फॉर कोराइजा स्टेज नक्सोमिका पे भरोसा कर रहा हूं, इसलिए कि सबसे पहली बात वो हमारी रिपर्टरी की टोटलिटी में आई है। ठीक है, सेकंड बात, आप देखो कि नक्सोमिका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीनोट सिम्टम घूम रहा है, क्या? अब्यूज ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन हो रहा है ना। अब्यूज ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से, भाई एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से ही तो बीमारी सीवियर हो जा रही है। तो हमारे पास एक कीनोट आ रहा है नक्सोमिका का, अब्यूज ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन। और तीसरी बात खुद हैनीमैन, देखो हैनीमैन ने क्या लिखा हुआ है, ये देखो, ये देखो हैनीमैन ने लिखा है कि when the influenza epidemic in Siberia come among us, it does occasionally when the hot stage has already started. Camphor is of service only as a palliative. ये ध्यान से पढ़ना कि when the influenza epidemic, ये आपकी 4th-5th लाइन में कि when the influenza epidemic is Siberia comes, camphor is of service as a palliative, but frequently ever increasing dosage dissolved in water as above described. It does not shorten the duration of the disease. कैम्फर ने इन्फ्लुएंजा में, साइबेरिया के इन्फ्लुएंजा में कभी भी मेडिसिन को क्यूरेटिवली एक्शन में नहीं पाया। हैनीमैन ने पाया कि ऑन द अदर हैंड नक्सोमिका इन ए सिंगल डोज एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल will remove the disease homeopathically
इन ए फ्यू आवर। तो मेरे पास में हैनीमैन की इस बात को लेकर के और मेरे सारे के सारे इस सिनेरियो को इकट्ठा करके अगर मैं देखता हूँ तो मेरे सामने क्या आता है कि मेरी नक्सोमिका टोटलिटी में भी है कोराइजा की, नक्सोमिका मेरे की नोट के साथ भी है अब्यूज ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, और नक्सोमिका के लिए हैनीमैन ने भी बोला है कि इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक के अंदर नक्सोमिका क्यूरेटिव काम कर सकती है, जबकि कैम्फर वहां पे पैलिएटिव काम करेगी, वो उसको दबाएगी। तो इसलिए मैं सब लोगों को प्लस 4 पॉइंट आप अभी जाके मतलब सब लोग जाके हैनीमैन की बैक्टीरिया मेडिका प्यूरा में नक्सोमिका के रेस्पिरेटरी सेक्शन में नोज और रेस्पिरेटरी सेक्शन को पढ़ना। जब आप वो पढ़ोगे तो बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो आज के कोरोना स्टेज के जैसे ही मिलेंगे। आप पढ़ के देखना, मुश्किल से 10-15 लाइन है, 20 लाइनें होंगी ज्यादा से ज्यादा। मैंने अपनी बुक में वो मेंशन किया है, शेयर किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमको सीरियसली नक्सोमिका के ऊपर विचार करना चाहिए। उसको लेने का तरीका भी हैनीमैन ने बताया है, उसके लिए क्या नहीं लेना है वो भी बताया है, कैसे यूज करनी है वो भी बताया है। प्रोफाइलेक्टिकली हम लोग उसको फिर यूज कर सकते हैं, हाइपोथेटिकल प्रोफाइलेक्टिक जहां पे सिम्टम्स ना हो, और परफेक्ट प्रोफाइलेक्सिस जब हमारे सामने कोराइजा का पेशेंट हो, वो नक्सोमिका ले, वो जल्दी से 24 से 36 घंटे के अंदर ठीक हो जाए, तब आप उसको परफेक्ट प्रोफाइलेक्सिस की कैटेगरी में डाल दें। ये इस पूरे के पूरे उसका एक मेरे फर्स्ट पार्ट का एक पूरा का पूरा वीडियो है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, नक्सोमिका देने के लिए किसी को बात देनी है, कोई भी कहीं पे भी नक्सोमिका देने के लिए बिल्कुल भी मजबूर नहीं है। अपने पेशेंट में ग्रुप ऑफ सिम्टम में मैक्सिमम पेशेंट्स में ये देखो कि कोराइजा स्टेट में कौन सी मेडिसिन तुम्हारे यहाँ पे फ्रीक्वेंटली यूज होती है। हो सकता है नक्सो, हो सकता है आर्सेनिको, हो सकता है ब्राइनियम, और उसको ही प्रोफाइलेक्टिक यूज करो। जिस पेशेंट के लिए, जिस पेशेंट के सिम्टम्स तुम्हारी मेडिसिन से खत्म हो जा रहे हैं, उसके घर वालों को वही मेडिसिन को हाइपोथेटिकल प्रोफाइलेक्सिस के लिए दे दो। अगर उसके घर वालों के सिम्टम डेवलप नहीं होते हैं तो हाइपोथेटिकल प्रोफाइलेक्सिस की लिस्ट में नाम ऐड कर लो, और अगर होते हैं और नक्सोमिका लेने के बावजूद होते हैं तो आपको नक्सोमिका 30 को छोड़ के नक्सोमिका 200 या 1M देनी है, या जो भी तुम्हारी मेडिसिन आई है उसकी हायर पोटेंसी देनी है, ताकि पेशेंट फटाफट से स्टेज से निकल जाए। ये 2-3 बातें हैं जो आपको बहुत ध्यान से समझनी है अपने पेशेंट, अपने कोरोना के पेशेंट को ठीक करने के लिए, इस कोरोना एपिडेमिक से फाइट करने के लिए। यहाँ पे मैं अब अपनी बात को खत्म करता हूँ। अब किसी के जो भी क्वेश्चंस हो, जिसके जो भी क्वेरीज हो, वो सारे के सारे अपने अपने ग्रुप में डालते जाना। सबके रिप्लाई मैं वहां पे कर दूंगा। पर्सनली भी मेरा फोन नंबर है सबके पास में, तो आप पर्सनली भी मुझसे बात कर सकते हो। मेरे पास जैसे जैसे टाइम होगा मैं वैसे वैसे सारी क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ कि हैनीमैन का मेथड था स्टेज वाइज सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन किसी भी एपिडेमिक में, और इसी मेथड को हमें अप्लाई करना है, और वो हो रहा है। कोरोना में स्टेज वाइज कोराइजा स्टेज है, माइल्ड निमोनिया स्टेज है, सीवियर निमोनिया स्टेज है, फैटल निमोनिया स्टेज है, प्लस फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड स्टेजेस है, उसके लिए फिर बात करेंगे। तो अभी के लिए सब लोगों से बोलते हैं थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए, और आगे फिर मिलेंगे। बाकी आपको सभी लोगों को शुभकामनाएं। अपने अपने क्लिनिक पे बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दो, अप्लाई करो हैनीमैन के आइडिया को, अप्लाई करो हैनीमैन की बातों को। कोई भी कहीं पे भी क्वेश्चंस होते हैं तो हम बैठे हैं उसका जवाब देने के लिए। जितना पॉसिबल हो पाएगा जवाब देंगे, जितना पॉसिबल होगा क्लियर करेंगे। और उसके बाद आप लोग भी पढ़ो इन सारी चीजों को और अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करो। और ऐसा मत समझना है कि ये सिर्फ कोरोना के लिए है, आने वाली हजारों साल तक के लिए ये डेट जो है, ये याद रखना, ये कोरोना के, ये किसी भी एपिडेमिक का एक टर्निंग पॉइंट है। ये किसी भी एपिडेमिक के लिए जब भी कभी आपको आपके एपिडेमिक की जरूरत पड़े किसी में भी, तो यही सारे डॉक्यूमेंट उठाना, इन्हीं को पढ़ना, यहीं से बात आगे स्टार्ट करना, फिर वापस से अप्लाई करना। हर एपिडेमिक में अप्लाई होगी, आपकी क्लिनिक में हर एक्यूट पेशेंट पे अप्लाई होगी। ऐसा नहीं सिर्फ कोरोना में होगी, हर एक्यूट पेशेंट में अप्लाई होगी, डायरिया के पेशेंट में अप्लाई होगी, कोलाइटिस के पेशेंट में अप्लाई होगी, हर पेशेंट में अप्लाई होगी, गॉल स्टोन के पेशेंट में, एक्जिमा के पेशेंट में, सब में अप्लाई होगी। आप थोड़ा सा सोचो, आप थोड़ा सा इस चीज के ऊपर विचार करो, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और चीजें क्लियर करते चले जाएंगे।
और मेरे ख्याल से बस मेरे को अभी फिलहाल के लिए इतना ही कहना है। बाकी सबके लिए ओके टाटा।